तो क्वेश्चन सेशन में पहले हम सब लोगों से क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन पहले ऑलरेडी महेश का आ चुका था, जिसने बोला था कि वाई शैलो अपर मैनेजमेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा महेश, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो आप अभी बोल सकते हो। और दूसरा जो क्वेश्चन कुणाल ने किया था कि उनको ज्यादा थोड़ा वो समझना था कि जो अर्बन पार्टिसिपेटरी जो सैम प्रोग्राम में कुछ फिगर्स आए थे, नंबर ऑफ फैमिलीज, उसका इम्पैक्ट आया तो वो कैसे आया था, उन चीजों के बारे में उनको कुछ समझना था। तो अभी हम बाकी लोगों के लिए सेशन ओपन करते हैं कि थोड़े क्वेश्चन लिस्ट डाउन कर लेते, देन वन बाय वन मैं क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। यस कुणाल, लेट्स बिगिन विथ यू। सर दो तीन क्वेश्चंस थे। एक तो था कि प्रोटेक्शन एंड गाइडलाइंस की एक स्लाइड थी सजीना बहन की। उसमें कहा था डू नॉट इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द वेल विदाउट प्रॉपर टेक्निकल गाइडेंस। तो ये जो हम जो बहुत सी जगह भी देख रहे हैं महाराष्ट्र में, बिकॉज पानी की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो लोग अपने आप से ड्रिलिंग कर लेते हैं वेल्स में। बट मुझे भी नहीं पता कि क्या कंसिडरेशंस करनी चाहिए ये डेप्थ लेने के लिए, बिकॉज बेसाल्ट है, फोड़ देते हैं, ब्लास्टिंग कर लेते हैं, फिर सीमेंट की एक ये लगा देते हैं रिंग, और वैसे हो रहा है। तो वो एक क्वेश्चन था सर मेरा। दूसरा सर, हम जब ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग कह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है? मतलब सिर्फ वेलवेन एलिमेंट्री आता है? उसमें भी हम लोग सिर्फ डेल्थ बिफोर आफ्टर मेजर करते हैं? उसके क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं? मतलब कुछ कुछ पैरामीटर्स कवर हुए उसमें कि हम लोग टीडीएस गिनते हैं, हम लोग वाटर क्वालिटी देखते हैं। तो वाटर क्वालिटी पे हमने जो किया था नाइट्रेट और आई थिंक आर्सेनिक वो। बट एग्जैक्टली ये प्रोटोकॉल्स में जब हम ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग कहते हैं, तो वो प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? ये एक था। अ, तीसरा था सर, एक फार्मर्स के साथ सॉइल मॉइस्चर मीटर का यूज किया था हमने। तो वो प्रोसेस कैसी कैसी थी सर? मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे मेजरमेंट करते थे, उसकी में कॉस्टिंग फैक्टर भी कितना था, मतलब कितने रुपए का आता है वो, जस्ट टू नो कि कैसे होता है। ये तीन क्वेश्चन थे। और एक वो था कि ये जो इम्पैक्ट था कि वेल की और 500 फैमिलीज तक पहुंच गया, तो ये मेजरमेंट कैसे होता है? मतलब ये मतलब वो उतना अभी नहीं, बट ये तीन चार क्वेश्चंस थे मेरे सर। ठीक है। आप लोगों को कोई सवाल आते हो? मतलब अभी मैं फॉर्म फिल के लिए गया था वो लिखने के लिए, बेसिकली सेलेक्टोरा मैनेजमेंट के वो है। तो वहाँ पे ज्यादातर मुझे पीएच का वैल्यू मिला 4 से 4.8 फैक्टर मिला। तो वहाँ का पीएच वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, मतलब यूजफुल होने के लिए, मतलब क्या करना पड़ेगा? सवाल। बहुत लोगों ने मुझे भी पूछ रहे थे कि मेरा स्किन ड्राई हो गया है, यहाँ पे बहुत हार्डनेस है पानी में, तो आप लोग किस काम के लिए आएंगे, किससे करेंगे, ये मुझे पूछ रहा था, लेकिन मैं वो आंसर ले नहीं पाया। तो उसके रिगार्डिंग मेरा ठीक है। जिस क्रोनोलॉजी में हम लोग आगे बढ़े थे उसी क्रोनोलॉजी में हम और आगे बढ़ सकते हैं। कुणाल को स्किप कर देंगे क्योंकि लास्ट कुणाल और प्रसून भाई दोनों ने बोल दिया है। नाउ कमिंग टू अजय। योगेश है, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जब वाटर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं गांव का, तो उसमें जो वाटर बजटिंग का भी बोला था कि सरफेस में मतलब इतना रेनफॉल है, इतना कैचमेंट एरिया है, इससे इवेपोरेशन इतना होगा, इनफिल्ट्रेशन इतना होगा, वो सब कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ड्रिंकिंग वाटर है। तो उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर और बाकी के जो प्रायोरिटीज है, तो उसमें हम अभी एक्वीफर मैपिंग करते हैं। एक विलेज का हमें बनाना है। तो जो इनफिल्ट्रेट होगा या परकुलेट होगा, तो उसकी हम कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? वो निकाली है क्या? मतलब इतना पानी इधर ग्राउंड वाटर में रह सकता है इन लीटर, कि हमारा डिमांड 100 लीटर है, ग्राउंड वाटर में इतना लीटर रह सकता है, तो इसके लिए हमें सरफेस में के लिए भी इतना लीटर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सरफेस वाटर में, कि इतना हमें कम पड़ रहा है तो इतना सरफेस से हम ले सकते हैं। तो वो हम कैसे मेजर करेंगे? मतलब एक्वीफर मैपिंग, मतलब एक्वीफर हमें पता चला कि इधर सैंडस्टोन है, और उसमें कितना पानी रहेगा जो हम स्पेसिफिक ईल्ड निकाल रहे हैं, तो वो भी उस प्लान में हम कंसिडर कर रहे हैं क्या? वो एक था कि वो डिटेल में हम
कैसे करेंगे। अ, और दूसरा मतलब ये सब करते हुए लोगों को मतलब इतना डिटेल, मतलब जैसे कुणाल में भी बोला था कि हम सप्लाई साइड में ये आ गया, सप्लाई साइड में कि ये प्लान की इतना हम कर सकते हैं, और डिमांड साइड में जैसे बाकी के इंटरवेंशन हैं, जैसे ड्रिप का हो या बाकी एग्रीकल्चर में ये कौन सा क्रॉप लगाना है, वो क्रॉप लगा के हम पानी कम कर सकते हैं, या हमारे यहाँ अभी शुगर केन होता है, तो जैसे कुणाल ने बोला कि ड्रिप इरिगेशन करके लोगों को लगता है कि पानी कम हो गया, पर जिसके पास 1 एकड़ लगाता था वो अभी ड्रिप करके 2-3 एकड़ लगा रहा है, तो वो भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे पानी फाउंडेशन ने भी कुछ एरिया में काम किया, पानी आ गया तो उधर का क्रॉप ही चेंज हो गया, तो वो कंट्रोल करने के लिए, बिहेवियर चेंज करने के लिए लोगों को कैसा एक कर सकते हैं। और दूसरा सिटी में जब हम सैम का जो बोल रहे हैं सैलो एक्वीफर मैपिंग का, तो उसका भी थोड़ा बजटिंग, वाटर बजटिंग में थोड़ा डिटेल में कैसे जा सकते हो, वो कैसे करेंगे। वो क्या कैसे किया था कि बेसिकली हम डैम पे डिपेंड है मैक्सिमम, सिटी में वाटर सप्लाई डैम या पाइपलाइन से आता है, तो वो कैलकुलेशन में कैसे लाएंगे कि शैलो एक्वीफर में इतनी कैपेसिटी से हम सपोर्ट कर सकते हैं, सिटी में इतना पानी हम ला सकते हैं, अगर शैलो एक्वीफर में इतना आएगा और इतना यूज कर सकते हैं, हमारे डिमांड में से इतना परसेंटेज हम शैलो एक्वीफर से कवर कर सकते हैं। तो ये दो दो क्वेश्चन थे मेरे। ठीक है। अर्जुन। સર આજે આપણે વોટર બજેટિંગ કરી વોટર સિક્યુરિટી ટ્રેનિંગ એમાં જે આપણે ગણતરી કરી કે પાણીનો આપણે પાણીની આવક કેટલી છે જાવક કેટલી છે એ વિશે તમે થોડુંક સમજાવશો ને? ओके, बीजो कोई सवाल? નહીં બીજો કોઈ સવાલ નહીં. महेश। नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है, पर जो पहला जो मेरा क्वेश्चन है उसको थोड़ा मतलब फर्निश कर देता हूँ कि शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट ही क्यों अर्बन एरियाज में। अ, तो वहाँ पर जो ये शैलो एक्वीफर की हम बात कर रहे हैं अर्बन एरिया में, तो वहाँ पर मतलब ऐसा तो नहीं है कि शैलो एक्वीफर ही हो, डीप एक्वीफर भी हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर सिटीज या फिर अर्बन में। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम उसको मतलब डिफरेंस वगैरह मतलब शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट लेकर और वहाँ पर डीप एक्वीफर मैनेजमेंट करे तो मतलब कौन कौन सी क्राइटेरिया वगैरह वगैरह क्या रहेगा, तो उसका मतलब डिफरेंसेस मुझे जानना था बस। ओके। धर्मेश भाई। जी, मैं और अर्जुन साथ में ही है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉमन है। पूरा प्रोसेस जो इनकमिंग इनकम और आउटकम दोनों को कैसे निकाले। वैसे तो हम निकालते हैं यहाँ पे जो वाटर बजटिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, लेकिन थोड़ा आपसे जाने तो बेहतर रहेगा। ठीक है। शिवाली। योगेश भाई, मुझे ना स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट समझना था। मुझे अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि स्प्रिंग्स एग्जैक्टली हम किसको बोलेंगे, और माउंटेन्स में उसका अगर थोड़ा लॉजिकली, एक जैसे हमने वाटर शेड समझते हैं प्लेन एरिया पे कि तालाब में भरा जाता है पानी, और तो कैचमेंट वगैरह क्या होता है स्प्रिंग्स में माउंटेन्स में, थोड़ा वो समझना है। और दूसरा उन्होंने बोला था कि अंडरस्टैंडिंग डिस्चार्ज एंड रिचार्ज जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी माइक्रो मैक्रो अर्बन प्लानिंग। तो जैसे कि मान लीजिए कोई सी भी एरिया में डिस्चार्ज या रिचार्ज जोन समझना है, तो उसके लिए व्हाट आर द स्टेप्स, लाइक उसके लिए क्या वेल इन्वेंट्री सबसे पहले करनी होती है, RWL पता करना होता है, जो हमने अभी सीखा है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसकी स्टेप समझने की, वो हाउ एग्जैक्टली वी कैन आइडेंटिफाई डिस्चार्ज एंड रिचार्ज जोन। देखिए, जो सवाल मेरे सामने आए हैं उसमें से कुछ सवाल जो है उसको मैं बोलूंगा ये सवाल जिसका शायद आज आंसर देना उस सवाल के लिए इनजस्टिस होगा, क्योंकि वो कुछ सवाल इतने बड़े बड़े हैं जिसके ऊपर हमने 2-2 दिन के सेशन रखे हैं। तो आई थिंक कि वो सवाल उस सेशन में हम एड्रेस करें तो आप थरली इन चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में सेशन है और
उस सेशन में पूरा कैलकुलेशन और पूरा थरो थरोनेस जितना चाहिए, जो डेप्थ चाहिए वो डेप्थ से हम वहां पे करेंगे। सिमिलरली शिवानी, योर क्वेश्चन ऑन स्प्रिंग शेड, तो स्प्रिंग शेड के ऊपर भी एक पूरा हमारा एक इस तरीके का सेशन रहेगा, एक लेक्चर रहेगा, एक या दो जरूर पढ़ने पे। तो उसी टाइम पे हम स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट या स्प्रिंग्स को समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे वो सवाल एड्रेस करना चाहूंगा जो हमारा पिछले सेशन में जो आए थे, हाँ, जिसमें इनडेप्थ करना, जैसे वाटर बैलेंस कैलकुलेशन, वो डेफिनेटली इस वाला यूनिट जो हमारा है, इस यूनिट में पूरा उसको 1 या 2 दिन का पूरा हम प्रयास करेंगे, लेक्चर सीरीज में रखेंगे, और उसी के दौरान हम समझने का प्रयास करेंगे डिमांड एस्टिमेट कैसे करना है, ये सब क्या करना है। तो उसको मैं अभी एड्रेस नहीं करूंगा। हाँ, जो 3-4 की क्वेश्चन लगे थे, जैसे एक तो महेश का जो सवाल था कि वाई सेलो एक्यूफर मैनेजमेंट, वाई नॉट डीप एक्यूफर मैनेजमेंट, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि ये डीप एक्यूफर मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप सेलो एक्यूफर मैनेजमेंट सिटी एरिया में जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डीपर एक्यूफर सिस्टम से पानी नहीं उठाते हैं। डिमांड साइड मैनेजमेंट का फंडामेंटल क्या है? जुडिशियस यूज ऑफ द वाटर एट डिमांड एंड। तो जैसे अगर मान लो कि डीपर एक्यूफर के केस में देखा जाए तो अर्बन इज वन टाइप ऑफ डिमांड, एंड वी आर मिटिगेटिंग दैट डिमांड बाय मैनेजिंग द शैलो एक्यूफर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि डीपर एक्यूफर का जो रिचार्ज जोन है, इट मे बी फार अवे फ्रॉम द अर्बन पॉकेट। तो आप समझ रहे हो कि अर्बन एरिया में डीप ग्राउंड वाटर वाला जो एक्यूफर है, उसमें से हम पानी कम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो पानी जो बचेगा वो दूसरे जो जगह है जहाँ पे इस एक्यूफर में जो पानी ले रहे हैं उनके लिए काम में आएगा। इट डजेंट मीन कि हम डीप एक्यूफर पे काम नहीं करते यहाँ पे। मतलब शैलो एक्यूफर मैनेजमेंट इनडायरेक्टली डीपर एक्यूफर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है टू मिनिमाइज द एक्सट्रैक्शन इन द अर्बन कॉन्टेक्ट, क्योंकि अर्बन एरिया में जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर अर्बन एरिया का 50% भी एक्सट्रैक्शन डीपर एक्यूफर से कम हो गया, तो आप सोचिए कि वो 50% एक्सट्रैक्शन जो है वो बाकी जगह में कितना काम में आएगा। तो वो अपने आप में एक मैनेजमेंट है। तो सैलो एक्यूफर मैनेजमेंट इज एन अप्रोच टू मैनेज द डीपर एक्यूफर सिस्टम ऑफ एनी एरिया, नंबर वन। तो दूसरा, जो सैलो एक्यूफर की हम बात करें, तो सैलो एक्यूफर जो है वो हाईली इग्नोर्ड रहा है हमारी सप्लाई सिस्टम के उसमें। जैसे मैं कभी कभी बात करता हूँ, 2 दिन से हमारी ये डिस्कशन बहुत जगह पे चल रही है कि जब अर्बन की बात हम करते हैं तो अर्बन में लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ठीक है, तो पार्टिसिपेशन कम होने की वजह क्या है कि लगभग हर घर में एक नल है, और नल में से उनको जल मिलता है। तो वो जल के ऊपर उसका कोई उस जल का ऑनरशिप नहीं है, सिर्फ दे आर द यूजर्स बेसिकली। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाए 30 साल 40 साल पहले, तो हमारे जितने भी लोकल रिसोर्सेस हुआ करते थे, वो अर्बन पॉकेट में वाटर बॉडी या वाटर बॉडी के पास रहा कुआं, या अर्बन विसिनिटी में रहा बोरवेल, वहीं से हमारा लगभग सप्लाई जाता था। अभी सप्लाई चेन में देखा जाए तो सप्लाई हमसे दूर चला गया, और सप्लाई हमें बाहर से आने लगा, बाय सेइंग कि भाई यहाँ के लोकल रिसोर्सेस है वो काफी हद तक डिप्लीट हो चुके हैं, डिटोरिएट हो चुके हैं। साइमल्टेनियसली उस टाइम पे हम भूल गए हैं कि तालाब को हमने सिंक बना दिया था। मतलब हमारी सूरज पूरी तालाब में हम डाल रहे थे, बट नेचुरली वो पोल्यूटेड होने ही वाला है, वो पानी इस्तेमाल में नहीं आने वाला है। तो अर्बन एरिया में जो डिसीजन मेकर्स है, वो डिसीजन मेकर्स को अपने लोकल रिसोर्सेज के प्रति सेंसिटाइज होना पड़ेगा, और सेंसिटाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है। बट आज भी तालाब और नदी नाले जो पास हो रहे, रिवर पास हो रहे, तो उसमें सेंसिटाइज हो रहे हैं। बट वो सेंसिटाइजेशन का अप्रोच क्या लिया है? ब्यूटिफिकेशन एज एन अप्रोच लिया गया है। तो ब्यूटिफिकेशन वी ऑल नो ना, कि हमें अपने कुछ चेहरे का कुछ चीजें छुपाने के लिए वी आर यूजिंग द कॉस्मेटिक्स मेकअप वगैरह करके हम बहुत सारी चीजों को छुपा देते हैं। तो एक्चुअली इट्स नॉट अ ब्यूटिफिकेशन इश्यू। ब्यूटिफिकेशन के साथ हमका यूटिलाइजेशन इश्यू को भी एड्रेस करना है। तो लोकल सोर्सेज को रिवाइव करेंगे, लोकल सोर्सेज को मेन सप्लाई सिस्टम में लाएंगे, उसका यूज करेंगे, तो मैनेज भी करेंगे। हम जिस चीज का उपयोग नहीं करते हैं ना, उस चीज को हम इग्नोर करते हैं, वो पड़ी पड़ी डिफंक्ट होने लगती है। डिफंक्ट होने के टाइम पे वो डिटेरिएट भी होने लगती है। तो ये सारी चीजें, और अर्बन केस में सैलो एक्यूफर हाईली
डिफंक्ट एंड डिटोरिएट हुए हैं, उसको अगर रिवाइवल हम कर लेते हैं तो क्या है कि उसको रिवाइवल करने के लिए अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया में जो रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल से जो पर्कोलेशन का जो रेट कम हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत होता है और वो अल्टीमेटली वो फ्लड या स्टॉर्म वाटर खड़ा करता है, तो हम रेन वाटर से दूर होते जा रहे हैं। तो इतना सारा रिसोर्सेज जो अर्बन एरिया की कैचमेंट पे गिरता है, उसको हम पोल्यूट करके आगे जाने देते हैं, और बाहर से आने वाला जो पानी है उसको भी हम जितना चाहे उतना यूज करने के बाद रिजेक्ट करके हम अपनी सिस्टम में डाल रहे हैं। तो जो मैंने प्रीवियस सेशन में एक शब्द इस्तेमाल किया था कि ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट, तो ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट में हम इन चीजों को हम अगर प्रॉब्लम में डाल देंगे तो हमारा डिमांड तो ग्रो हो ही रहा है। पहले अगर हम हिस्ट्री में जाए थोड़ा 30-40 साल पहले, तो हमारे पानी के यूजर्स कौन थे? हमारा लाइवलीहुड ज्यादातर एग्रीकल्चर था और एनिमल हस्बेंड्री था, और तीसरा हमारा रूरल एंड अर्बन पॉकेट थे जो डोमेस्टिक वाटर के लिए हमको पानी चाहिए था। आज हमारा अर्बनाइजेशन की प्रोसेस में हमें जो जरूरत थी उसकी तुलना में बहुत सारा पानी हमारा इस्तेमाल में आ रहा है। जैसे मान लो कि पीने के लिए तो 5 लीटर चाहिए, अदर डोमेस्टिक पर्पज रूरल में अगर 55-60 लीटर से लोग मैनेज कर लेते हैं, अर्बन में 130-135 सप्लाई होता है कॉरपोरेशन से, और लेकिन 200-250 हम अपने आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक आदत सी ये हो गई है। तो हम जब भी डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के साथ एक दूसरा डेवलपमेंट होता है और हमारी जरूरतों को बढ़ा देता है, वो हम कहीं एस्टिमेट नहीं करते हैं। तो अगर हम इस सेलो सिस्टम या जो विजिबल सिस्टम जो है हमारे पास में, विजिबल रिसोर्सेज हमारे पास में है, उसको हम उपयोग में लाएंगे तो एक विजिबिलिटी देता है ओनरशिप का। तो इसीलिए सेलो एक्वीफर को थोड़ा ज्यादा प्राधान्य दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में बोला, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड अप टू सेलो एक्वीफर। अब समझो, सेलो एक्वीफर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट जो जैसे होता है ना कि एक घर में अगर 3 बच्चे हैं, तो सबसे वीकेस्ट बच्चा है ना, उसके ऊपर पेरेंट्स का ध्यान जाता है। तो सेलो एक्वीफर इज ए वीकेस्ट बेबी ऑफ पेरेंट्स, उसको ध्यान में अगर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो सक्षम बच्चा है वो तो सक्षम है ही, लेकिन जब तक ये विकेश बच्चा कैपेबल नहीं होगा तो आगे जाके पेरेंट्स के नहीं रहने के बाद वो जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना, उसके ऊपर इसकी भी जिम्मेदारी आने वाली है। तो व्हाई कांट वी थिंक अबाउट द इक्विटी, और इक्विटी इस परिमाण में लाए। अभी आप देखेंगे तो बात करेंगे तो डिमांड साइड मैनेजमेंट की, हम किसानों को बोल रहे हैं कि आप पानी कम इस्तेमाल करो। अर्बन में जाके किसी घर में बोला कि आप ये नल थोड़ा कम इस्तेमाल करो। हम किसान को रिचार्ज करने की बात करें, अर्बन में किसी को बोला कि तुम रिचार्ज करो। तो दिस काइंड ऑफ द जो इनइक्विटी प्रिवेल कर रही है हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में सेंसिटाइजेशन लाना, दिखाना। और दूसरा, अर्बन में सैलो एक्वीफर का जो है ना, एक मैन मेड इरोजन होता है। तो खास करके महाराष्ट्र जैसे एरिया जहाँ पे हार्ड रॉक टेरेन है, इवन राजकोट इज ऑल्सो हार्ड रॉक टेरेन, तो वहां पे वेदर्ड जोन ही शैलो एक्वीफर होता है। आप बिल्डिंग बनाते हो तो क्या करते हो, बिल्डिंग का फाउंडेशन से वो एक्वीफर को ही निकाल देते हो। तो क्या होगा कि एक्वीफर की ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो रही है आपकी, तो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्लड एंड स्टॉर्म। तो ये सारी सोच, ये सारी फिलोसॉफी शैलो एक्वीफर के पीछे है। इसके पीछे जैसे हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, हमको कोई एक जगह पे लिमिट नहीं करता है, ये बात आपको बड़े पैमाने पे समझने की जरूरत है। जहां पे भी हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर को रिवाइव करना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, करने के लिए जो कुछ भी करना है हम करें। उसके लिए मान लो सरफेस वाटर पे डिपेंडेंट होना है, लोकलाइज सरफेस वाटर पे डिपेंडेंट होना है, तो गो फॉर दैट। क्योंकि वो एक सीजन तक आपको पानी देगा, दूसरे सीजन में ग्राउंड वाटर आपको पानी सस्टेन करने के लिए देगा। क्योंकि ग्राउंड वाटर के बारे में हम एक चीज तो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, इट इज नॉट इमीडिएटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनफॉल। एक साल ड्राउट हो गया तो सारा ग्राउंड वाटर आपका ड्रेन आउट नहीं हो जाएगा, लेकिन तालाब आपका पूरा खाली हो सकता है। तो जो ग्राउंड वाटर रिलायबिलिटी देता है, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है, तो उसको हम अगर संभाल के रखेंगे तो कोई सा भी सिचुएशन होगी, हमारे पास वो सोर्स एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा, हमारा डेवलपमेंट को सस्टेन करेगा।
तो दैट इज द आंसर रिलेटेड द शैलो एक्विफर मैनेजमेंट। इसमें और भी चीजें और भी परिमाण जुड़ सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे और प्रिंसिपल लेवल पे देखा जाए तो ये है। दूसरा, इनडायरेक्टली इट इज एनहांसिंग इक्विटी among the rural and urban population। दूसरा जो सवाल इनका था कुणाल का, कि जो फैमिली के नंबर को कैसे लिया गया था। तो डेफिनेटली जब कोई भी पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हम सुबह से बात करते आ रहे हैं, और काफी अच्छा टेक अवे लोगों का रहा था कि डेटा डेटा गैप हमारे पास में बहुत सारा था, तो डेटा गैप को मैनेज करना जरूरी है। तो जब हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का पहला इंटरवेंशन जो हमारा है, वो क्रिएटिंग ए लोकलाइज डेटा। एंड लोकलाइज डेटा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड वाटर का, वेल का ग्राउंड वाटर क्वालिटी का ही डेटा आप इस्तेमाल करो। यू हैव टू कलेक्ट लॉट्स ऑफ डेटा जो ग्राउंड वाटर के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो वो जो डेटाबेस हम बनाते हैं, वो डेटाबेस भी, जैसे आपने बहुत जगह पे बात किया कि हाइड्रोजियोलॉजी साइंस को यूज करते हुए हमने डिलिनिएशन किया रिचार्ज पोटेंशियल और रन ऑफ पोटेंशियल जोन को। तो उसी तरीके से जब हम ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर का यूज तो कम्युनिटी करती है, और जैसे मैंने पहले बोला कि कम्युनिटी हो, तो कम्युनिटी में हमारा सबसे प्यारा बच्चा कौन सा होना चाहिए, जो सबसे वीकेस्ट है वो, है ना। तो वीकेस्ट बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सोसाइटल लेवल के जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा भी हमको कलेक्ट करने हैं। तो जब हम ग्राउंड वाटर के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग के लिए, अर्बन हो या रूरल एरिया हो, तो वहां पे हम इस डेटा को इस तरीके से कलेक्ट करते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई the stress location in the form of scarcity, in the form of flooding, in the form of water quality, in the form of availability, in the form of distribution। तो जहां जहां पे जिस तरीके का प्रॉब्लम है, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है इक्विटेबल एक्सेस, और दूसरा ये है कि आपका क्वांटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपको जब डेटा लेके आपको प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करना है, वो क्वांटिफिकेशन में नॉट ओनली वाटर बजटिंग, क्वांटिफिकेशन में ये भी आएगा कि कितने परिवार है, कितने समय समय तक पीने के पानी से दूर रहते हैं। तो हम उतने समय का उतना पानी भी हमें उनको एक्सेस करवाना, दैट इज अवर ड्यूटी इन द पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो जो 500 फैमिलीज की जो बात आई कुणाल, वो उस तरीके का डेटाबेस से आई थी कि भाई जब हमने प्लानिंग किया तो वी आइडेंटिफाई। तो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अगर अर्बन पॉकेट में कर रहे हैं, तो उसमें भी डिसाइड करना है कि कौन से पॉकेट में पहले करना चाहिए। जैसे गो बैक टू द रूरल कॉन्सेप्ट, हमने क्या किया था कि कोर विलेज एंड कंसेंसस विलेजेस को आइडेंटिफाई किया था। तो हु आर द कोर एरियाज, व्हाट आर द कोर एरियाज, कोर फैमिलीज, एरिया भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, एंड कोर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करके उसकी बेसलाइन जो है, वो बेसलाइन हमें बताती है कि हमारा ये इंटरवेंशन से हमने इस परिवार के इतने परिवार को इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया, इस तरीके की सस्टेनेबिलिटी एनहांस हुई है। तो द बेस ऑफ दैट 500 फैमिली इज दैट। एम आई क्लियर कुणाल? आपका सवाल हाँ का सर। आंसर मिल रहा है आपको? यस यस। ओके, देयर आर 2-3 मोर क्वेश्चंस आपके थे। एक तो आपने सोर्स प्रोटेक्शन गाइडलाइन की बात किया था और डेटा प्रोटोकॉल की बात की थी। तो डेटा प्रोटोकॉल डेफिनेटली, इसके हाँ बाद जो मेरा पूरा एक सेशन है वो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में हम किस तरीके के डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका रिपोजिटरी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यू विल गेट ओके। एन आइडिया कि भाई वो डेटा जो आएगा, डेटा का हर डेटा का एक एनालिसिस होके एग्जैक्ट नीड क्वांटिफाई होगी, एग्जैक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा, और प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग को भी अगेन ओके। क्वांटिटी के साथ जोड़ना है। ठीक है। सो फार जो प्रोटेक्शन का जो गाइडलाइन था, वो गाइडलाइन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन रहा है। और अगर इस डेटा को लेके, डेटा का जैसे मैंने बोला कि पहला इंटरवेंशन से डेटा कलेक्शन है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन।
इज ए पार्ट ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, और कम्युनिटी को इस प्रक्रिया में एक हिस्सेदारी जुटाना है। और जब हिस्सेदारी जुटती है कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी से आया हुआ डेटा वो कम्युनिटी की आंख खोलने के लिए उपयोग में आते हैं। तो unless and until they are not collecting the data, they will not understand the severity of the problem. और जब प्रॉब्लम की सीवियरिटी आती है, तो वो अननोइंगली उनके दिमाग में एक चीज पैदा करते हैं कि इससे आगे जाएंगे तो थ्रेट होना शुरू करेगा। तो ये थ्रेट कहाँ तक है, तो जैसे रिचार्ज पोटेंशियल इज जोनेशन, उसी तरीके से आपको, जैसे आपको बार बार सुनाई दे वो बताया जाता होगा, यू रिमेम्बर द डार्सीज लॉ एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एक्वाफर, जिसमें हमने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का बात किया, इम्परमेबिलिटी का बात किया। तो दैट्स व्हाट द साइंस पिचिंग, साइंस जो है हाइड्रोलॉजी का, जो हाइड्रोलॉजी का साइंस वहां पे पिच करता है। और वो जब डेटा लेने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ, इसका कुएं में से पानी विड्रॉ होता है, तो इसके कुएं में से पानी कम होता है। तो दैट्स ए हाइड्रोलॉजिकल प्रिंसिपल, और वो जो बनता है वो प्रोटोकॉल बनता है। जैसे हम एक एक्वीफर में बोल रहे हैं कि 400 मीटर रेडियस में आपको एक रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो अपने आप प्रोटोकॉल है। तो साइंस को सिंप्लीफाई करके, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके की सिंपल लैंग्वेज में डाल के कम्युनिटी की एक एजुकेशन करनी है। तो एक तो आपने डेप्थ के बारे में ज्यादा पूछा, तो मैं आपको लेंथ और वेथ के बारे में बता रहा हूँ कि नॉट ओनली डेप्थ, हाँ, लेंथ एंड विड्थ में भी आपको पता चलेगा कि इतना करना है, यहाँ पे करना है, दैट्स वन डिसीजन। एंड डेप्थ के बारे में जब हम वैल्यूमेट्री वगैरह करते हैं, आपने क्रॉस सेक्शन देखे होंगे बहुत जगह पे, हाँ, पिछले बार प्रैक्टिकल भी आपको दिया गया था। तो एक्वाफर की डेप्थ उस पर्टिकुलर गांव में कितनी है, वाटर लेवल की डेप्थ कितनी है, वो सारी जानकारी जब समुदाय के पास जाती है, तो समुदाय उसके आधार पे उनको जब एक्वाफर के लिमिट पता चल जाता है, तो वो उससे ज्यादा डेप्थ का ड्रिलिंग बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था कि पहले ड्रिलिंग में गैम्बलिंग होता था, कि एक माइंडसेट था कि जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा पानी मिलेगा। लेकिन आज वो जो परिकल्पना जो दिमाग में थी, वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ने लोगों के दिमाग में उसको धुंधला बनाने का प्रयास किया है। तो ये तो निकल के आ रहा है कि हर जगह पे या हर बार गहरा जाने से ज्यादा पानी मिलेगा, वो बात सही नहीं है। और उसका दूसरा जो इम्पेक्ट हो रहा है वो ये है कि ग्राउंड वाटर हैज ऑल्सो लिमिट्स, कि भाई वो अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, उसके भी लिमिट्स है। एंड दैट लिमिट इज डिफाइंड बाय द एक्यूफर, और एक्यूफर का लिमिट इज डिफाइंड बाय द फिजिकल एक्सपांडेड एरियाज एज वेल एज इज हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। तो ये पूरा साइंस का एक लुक वहां पे बनता है। हम सिंपली दो शब्दों में बोल देते हैं कि इस गांव में इतने नीचे जाने की जरूरत नहीं, इतने नीचे जाने के बाद यू विल आइदर आपको पानी नहीं मिलेगा या सलाइन पानी मिलेगा। तो दैट्स अ लिमिट ऑफ एक्यूफर एंड दैट इज अ डेप्थ। और डेप्थ के बारे में लोगों को पता है, लोगों के ही डेटा से आई हुई बात है, उन्होंने देखा है। तो दे विल नॉट गो बियॉन्ड दैट डेप्थ। और सो फार एज प्रोटेक्शन इज कंसर्न, तो अगर हम ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में लोगों को बताते हैं, सेंसिटाइज करते हैं एंड उसके साथ प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई कितनी, कौन सी चीज कब हमारे लिए प्रायोरिटी है, कौन सा वाटर सप्लाई हमारे लिए प्रायोरिटी है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर इज द मोस्ट प्रायोरिटी, तो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये चीजों को बचाना पड़ेगा। तो वो अपने आप में वो एक प्रोटोकॉल बन जाता है। क्योंकि समर में आप इरिगेशन नहीं करोगे चलेगा, लेकिन समर में पानी नहीं है तो पानी पिएंगे नहीं, तो वो नहीं चलेगा। तो दैट इज रिलेटेड टू द प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का जो इवोल्यूशन जो है, वो डेटा के साथ ही शुरुआत होता है। डेटा का एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट के बाद फिर नया जो डेवलप हुआ है उसको कैसे फिर से वापस इस साइकिल में कैसे ले आना। तो इससे साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बेसलाइन खड़ा कर दिया इट मीन्स आपको दूसरी बार डेटा नहीं लेना है, बट कंसिस्टेंटली डेटा को रिविजिट करना और ग्रेजुअली इंप्रूविंग या डिप्रूविंग सिचुएशन को एसेस करते हुए नेक्स्ट स्टेप को डिजाइन करना, जैसे कोर प्रोसेस ऑफ द पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो हमें ये ध्यान में रखना है। और वही चीज हमको बताएगी कि हमने 500 लोगों को पानी पहुंचा दिया, लेकिन अभी और 1500 बाकी है, उसके लिए क्या करेंगे। हाँ, तो हमारा सिंपल सा एक चेकलिस्ट नहीं आ जाए कि हमने एक सोर्स डेवलप कर लिया तो वो पूरे गांव का समस्या समाधान हो गई।
हमें क्लियर कुणाल? ओके, हाँ देन सर। थर्ड क्वेश्चन आपका था सॉइल मॉइस्चर, वो कैसे इवोल्व हाँ। हुआ और उसका कॉस्टिंग फैक्टर जो था। तो उसमें आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट में जब जाएंगे तब इन सारी चीजों को हम बहुत गौर से देखने वाले हैं। बट डेफिनेटली, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर हम्म। मैनेजमेंट का देखा जाए तो चार मुख्य आयाम है। एक आयाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जिसमें ये टेक्नोलॉजी फिट इनटू दिस, क्योंकि आज हमारे पास पहले एक हमारे गट फीलिंग होते थे, विजडम होता था, तो हम असेसमेंट कर सकते थे। आज हमें, जैसे मान लो कि पहले हेल्थ में अगर बात करें तो आपने सुना होगा नाड़ी वही, तो जो आपके नब्स देख के आपका बुखार और हाँ। फीवर के बारे में बता सकते थे। आज आपको थर्मोमीटर चाहिए, कितना टेम्परेचर आपका बुखार का है। एंड थर्मोमीटर इज ए इजीएस्ट एंड हैंडी टूल टू असेस योर बीमारी। यस। उसी तरीके के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हमें ले आना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर यूजर को कैसे ग्राउंड वाटर को यूज करना है, तो उस यूजर को अगर मेजरमेंट सिखा दिया जाए तो वो मेजरमेंट करके हुए ये करेगा। क्योंकि पहले तो ये था कि पानी ज्यादा आ गया तो अब ठोक बंद पानी दे दो तो आपका फसल हो जाएगा। तो जैसे हम बोल रहे थे ना कि नीचे जाने से ज्यादा पानी मिलेगा, उसी तरीके का माइंडसेट है, ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा फसल होगी। तो अब उस फसल में ज्यादा पानी नहीं चाहिए, जरूरत के मुताबिक पानी चाहिए, तो कब मुझे देना, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो उसको तो मेजर करना है कहीं पे। मेजरमेंट में भी आता था कि आपको क्विक डिसीजन के लिए दे दिया तो रेड ग्रीन और वो वाला आ जाता है, तो उसमें आप दे देते हो, लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज साइंस बिहाइंड दैट। लेकिन अगर आपको उसको क्वांटिफिकेशन आ गया तो आप 3-4 साल अगर इस तरीके का प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे याद है मेरे नाना जी के साथ जब मैं छोटा था तब खेत में जाता था ना, तो उनका मुझे बहुत अच्छा चीज उन्होंने मेरे को बताया था। मैंने बोला कि इसमें पानी आप कब दोगे, तो उसने जमीन से कुछ मिट्टी निकाली, ऊपर की परत पूरी ड्राई हो चुकी थी, नीचे की परत निकाली और उसका लड्डू बनाया। उसने बोला कि जब तक ये लड्डू बन जाता है ना तब तक पानी देने की जरूरत नहीं है, जब ये लड्डू नहीं बनेगा तब हम पानी देंगे। वेरी सिंपल साइंस। बट अब इसको जो मेजरमेंट में नहीं आता है, आज का कोई भी बंदा उस खेत में जाता नहीं है, तो उसको ये टूल्स चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हमने आईआईटी के एक स्टार्टअप के साथ बात किया था कि हमको इस तरीके का मॉइस्चर मीटर का एक टेक्नोलॉजी दो ताकि लोग उसको मेजर करें, क्योंकि हमारा काम मेजरमेंट के साथ उनको लड्डू बनाना सिखाना है। तो उसका एक प्रोटोकॉल बनेगा कि हाँ, इस मिट्टी में लड्डू बनता है मतलब इतना मॉइस्चर इसमें है, इस मिट्टी में लड्डू बन रहा है इसका मतलब इतना मॉइस्चर इसमें है। तो सिंप्लीफाइंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट जरूरी नहीं है कि हर आदमी को अपना दिमाग लगाना पड़े, आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, व्हाई कांट दे यूज। और इसमें भी हमने मॉडल ऐसा इस्तेमाल किया था कि एक इक्विपमेंट ऐसा लाए जिसका कॉस्ट 15 से 20 हजार रुपये था। अब एक किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमने क्या किया कि 10-15 किसान का एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के बीच में एक इक्विपमेंट दिया। तो जो आपने बोला ना कि कॉमन पुल की तरह लोगों ने सोचना शुरू किया, तो वो सोचना वहां से शुरुआत हुआ कि भाई इसके इसके पास से मैं इक्विपमेंट ले आऊं। इसे कॉमन इक्विपमेंट इज ए कॉमन अगेन फॉर द दो 10-15 फैमिली थे, तो एक से लाके दूसरे ने यूज किया, दूसरे फिर वापिस सर्कल में आ गया। तो सब लोगों ने मॉइस्चर मेजरमेंट का प्रैक्टिस एज ए कॉमनली इस्तेमाल करना, तो वो थॉट के साथ हमने इस तरीके के टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ में जब ये आना शुरू हो गया तो उसमें सोइल की सेंसिटिविटी, सोइल के प्रति लोगों का लगाव भी लाना शुरू किया कि भाई ग्राउंड वाटर इज नॉट ए की फैक्टर बट योर सोइल इज ए की फैक्टर फॉर योर प्रोडक्टिविटी। तो सोइल का पानी, सोइल का क्वालिटी और पानी का क्वालिटी एंड सोइल का टेक्सचर, पानी को कैसे इस्तेमाल में आएगा, तो वो सारी चीजों की शुरुआत यहाँ से करनी है। इट्स नॉट ओनली द सॉइल मॉइस्चर मीटर, उसके बाद और भी इक्विपमेंट्स इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे ताकि वो एक एंड यूजर उसका डिसीजन ले पाए। तो वो सॉइल मॉइस्चर का कहानी कुछ ऐसे रहा। 15 हजार 20 हजार है तो पर फार्मर 1 हजार कॉस्ट आएगा, 10-15 फार्मर मिलके अफोर्ड कर सकता है, कोई एक फार्मर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ओके, आई थिंक आई एड्रेस कुणाल और महेश के सवाल एड्रेस कर लिए मैंने। वाटर यस क्वालिटी सर। का जो थैंक यू। एस्पेक्ट जो था अतनु का कि पीएच वगैरह,
तो वाटर क्वालिटी के ऊपर हम डिटेल में मेरे ख्याल से पहले भी हमने बात किया था, और जब हम आगे बात करेंगे, जब वो डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस की बात करेंगे, तब वो बहुत सारे इंडाइसिस वगैरह है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा और उसको देखेंगे ऐसे कि भाई हर जगह पे वाटर क्वालिटी के कोई सर्टेन इश्यूज है, और इस इश्यूज के लिए किस तरीके का सॉल्यूशन इवॉल्व होता है। तो उसके लिए फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। रिचार्ज इज द अटमोस्ट टेक्नोलॉजी जिससे आप काफी सारा वाटर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो रिचार्ज के माध्यम से जैसे फ्लोराइड 8-9 ppm फ्लोराइड तक का भी एरिया में, खास करके पावगढ़ एरिया जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर पे, वहां पे एक मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था, तो हमने स्पेसिफिकली फ्लोराइड प्रोन एरिया आइडेंटिफाई करके वहां पे एक अच्छे रिचार्ज स्ट्रक्चर डिजाइन किए। तो 1-2 साल में पूरी फ्लोराइड की जो मात्रा थी वो उसका जो कंसंट्रेशन काफी डाइल्यूट हो गया, और वो पूरे सोर्स जो है वो एक ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के इंडेक्स में आ चुके हैं। उसी तरीके का इश्यू है। तो जब वाटर क्वालिटी की बात करेंगे, तब इस तरीके के इश्यूज को एड्रेस करना है, ताकि, और हाँ, हमारा डेटा में वाटर क्वालिटी के पैरामीटर भी एज ए बेसलाइन लिए जाते हैं, और वाटर क्वालिटी बेसलाइन को भी हम इस्तेमाल करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि वाटर क्वालिटी जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा, ऐसे ऐसे दूसरी प्रैक्टिसेस को भी हमें साथ में ले आना पड़ेगा। तो यह मतलब इसको और थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे। अ, काफी सारे सवाल इसमें थे एस्टिमेशन के, वाटर बैलेंस वाटर बजट का एस्टिमेशन की बात थी। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके बारे में भी हमारे जब वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग की बात करेंगे, तब हम वाटर ये कैलकुलेशन की बात करेंगे, और उस कैलकुलेशन के आधार पे कैसे हम डिमांड और सप्लाई इंटरवेंशन डिजाइन करते हैं, और कैसे इसको मॉनिटरिंग में लाना, और पूरी चीज को कम्युनिटी को फिर से सिखाना। वो पूरी प्रोसेस और अप्रोच की हमारी गहराई से बात होगी। स्प्रिंग सेट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंडरस्टैंडिंग रिचार्ज एंड डिस्चार्ज जोन की मेथोडोलॉजी, तो ऑलरेडी पार्शियल मेथोडोलॉजी के बारे में हमने बात किया है। जैसे आपका रिड्यूस वाटर लेवल का नक्शा देख के कैसे हम रिचार्ज या डिस्चार्ज या डिलीनिएट कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन बना के कैसे कर सकते हैं। तो जब हम वाटर सिक्योरिटी और प्लानिंग प्रक्रिया में आएंगे, तब इन चीजों को हम प्रैक्टिकली, और एक एक ये जो पूरा डिलीनिएशन का प्रोसेस है उसके ऊपर 2-3 चैप्टर्स आएंगे आपके, और उसी में हम समझने का प्रयास। आज मैं आपको कोई भी चीज पीसमेल में दे दूंगा तो वो हाफ हार्टेड होगा, और इट वोंट जस्टिस योर आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है। इसके दौरान किसी को और कुछ सवाल खड़ा हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करें अपना पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और डेटा का जो मेरे को बात करनी है। क्योंकि इस बार का जो 2 दिन हमने ऐसे डिजाइन किया कि पिछली बार हमने किया था कि जैसे गो बैक टू द हिस्ट्री, जो पहला हमारा यूनिट खत्म हुआ उसमें पहले हमने क्या किया, पहला सेशन हमारा था जियोलॉजी और ग्राउंड वाटर के ऊपर पूरा ओवरव्यू हमने रखा। तो उसी तरीके से हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का ओवरव्यू हमने आपके सामने पिछले सेशन में और अब तक हम बात कर रहे थे। और अभी हम बात करने जाएंगे व्हाट इज एग्जैक्टली पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो जैसे पिछली बार हमारा फॉलोअप था कि व्हाट इज एग्जैक्टली ग्राउंड वाटर साइंस, तो उसी तरीके से अभी पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एज एन अप्रोच वो क्या है, उसको हम इस पूरी प्रक्रिया में पूरे ये यूनिट में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत जानना जरूरी है कि पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्या है, और उसके मेन पिलर क्या है, और हर एक पिलर के ऊपर पर हम आगे डिटेल में डिस्कशन करते हुए जाएंगे। योगेश भाई। शैलेश अ, हाँ जी, बोलो। हाँ योगेश भाई, मेरा थोड़ा क्वेश्चन एक दूसरा भी है कि ये थोड़ा मतलब पिछला जो सेशन के मतलब अभी जो डिस्कशन चली वो मतलब सब्जेक्टिव का है, थोड़ा फील्ड में मेरा इश्यू एक आया हुआ था, तो उसके रिलेटेड है, पानी के सब्जेक्ट के रिलेटेड ही है कि अभी एक गांव का मतलब प्रतिनिधि का मतलब क्वेश्चन था कि हमने जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो बारिश का पानी था ने मतलब स्टोर किया हुआ था टैंक में। ब्लैक कलर का एक टैंक था और एक वाइट कलर का टैंक था, तो वो मतलब ढक के तो रखते हैं, फिर भी वो कह रहे थे कि इसमें से स्मेल क्यों आ रही है। तो मैं जितना भी समझा हूँ उसको मतलब रिलेट करते हुए मैं उसको समझा पाया हूँ कि
अगर सनलाइट का मतलब रिलेशन मतलब आया हुआ तो कदाच अल्गी का फॉर्मेशन हुआ तो स्मेल आ सकती है। तो उसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है? देखो, ये स्मेल किस कंटेनर में रखा था पहले तो वो देखना जरूरी है। अगर जो प्लास्टिक का था, प्लास्टिक, और जो ब्लैक कलर का और व्हाइट कलर का दो टैंक था। हाँ, तो आप जब छोटे थे तो आपके वाटर बॉटल अभी जो आए हैं, काफी वो हम्म। थर्मोकोल, थर्मोकोल वाले जो वाटर बॉटल है, उससे पहले प्लास्टिक की वाटर बॉटल आती थी। तो उसमें वही होता यस। था ना, जब हम गर्मी हम्म। लगता है, पानी को हीट लगता है, तो प्लास्टिक की जो स्मेल पानी में, सिर्फ वाटर की एक बात यूनिवर्सली प्रूवन है, एंड वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वो फिजिकल भी सॉल्व करे, अपने डिसॉल्व करेगा, स्मेल जैसे जो पैरामीटर है उसको भी डिसॉल्व करेगा। तो कुछ भी, लेकिन उसको एक ओके। एनर्जी कंडीशन मिलती है, तो ये सारी चीजें पानी में जाती हैं। तो आपको ये देखना है कि किस कंटेंट, तो जब जैसे ग्राउंड वाटर की बात करते, ग्राउंड वाटर जिस चट्टान में जाती है, उसमें से कुछ हम्म। केमिकल को डिसॉल्व करता है ना। तो सेम वे, हम्म। अगर मान लो कि जो आपका टंकी है वो एक्वाफर है, तो एक्वाफर की कुछ प्रॉपर्टी ओके। तो पानी अपने साथ में लेगा। अब उसको करना है तो उसको थोड़े थोड़े समय के लिए, क्योंकि कंटेनर बंद हो जाएगा, तो गर्मी जो है, हीट तो ट्रांसफर हो जाएगी कंटेनर में एक जगह, लेकिन हीट बाहर नहीं निकल सकती, कहाँ जाएगी वो हीट? ओके, प्लास्टिक तो को हम पानी में जानते हैं कि एब्जॉर्ब हो गर्म जाएगी करके हाँ। प्लास्टिक को डिजोल्व होती है, तो डिजोल्व होकर वो हम्म। पानी में जाएगा, तो नॉट ओनली स्मेल, कुछ प्लास्टिक के पार्टिकल भी पानी में घुले होंगे उसके अंदर, वो हम देखते नहीं, जानते नहीं है, क्योंकि वाटर क्वालिटी जो है वो ग्राउंड वाटर की तरह आगे इनविजिबल है। तो जब तक महसूस नहीं करते तब तक ये सारी चीजें रहती है। तो उसको अगर हवा में खुला छोड़ दिया तो स्मेल निकल जाएगी, बट और गर्मी, गर्मी अगर नहीं रहेगी तो दिक्कत नहीं है। और जब हवा में रखे हैं, सनलाइट मिलेगा तो algae आएगी, बट algae यस हाँ। रिलेटिवली बेटर देन द प्लास्टिक, क्योंकि algae फिर भी बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। algae को आप लेके पानी उस कंटेनर से बाहर निकाल के पानी को प्योरीफाई करके लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पानी को प्लास्टिक कंटेनर ऐसे ले लिया तो स्मेल निकल जाएगी शायद, लेकिन घुला हुआ प्लास्टिक के क्रिस्टल्स may नॉट रिमूव फ्रॉम द वाटर। ओके। ये ढेर सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट नो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हो, कोई एक जगह से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमारे एक मित्र बोलते थे कि 70 वायर जब इकट्ठा होते हैं ना, तब एक बल्ब जलता है। तो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है, मतलब आपको 16-17 चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, देन एंड देन यू कैन मैनेज योर ग्राउंड वाटर। और यस ये हाँ। नहीं करना है किसी को, इसीलिए सिंगल वायर, सिंगल फेज से बल्ब जला देते हैं, एंड दैट इज अवर डिस्टेंस सोर्स सप्लाई। ओके। थैंक यू हाँ। यस योगी, अजय। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम पार्टिसिपेशन के बारे में हमारी बहुत बात हुई थी। जैसे गांव में हम लोगों को साथ में लेके पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसी पे ही फोकस करते हैं। तो हम जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर रहते हैं। जैसे अभी हम गवर्नमेंट का भी एक एंगल रहता है, फंडर का एक अलग एंगल रहता है, और जो इम्प्लीमेंटेशन करता है उन ऑर्गेनाइजेशन का अलग एंगल रहता है। तो अलग अलग टाइप के जो और कम्युनिटी का अलग एंगल रहता है। तो हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो ये सब मतलब गवर्नमेंट के दिमाग में अलग रहता है कि ऐसा होगा तो अच्छे से हो सकता है। टेक्निकल का जो काम करते हैं वो टेक्निकल एंगल से बोलते हैं, सोशली जो काम करते हैं वो सोशल से बोलते हैं, और फंडर का एक अलग ही एंगल रहता है। तो इन सबको साथ में लेके मतलब ये कैसा करना चाहिए और कैसा हो सकता है, मतलब सबको एक पेज पे लेके आने के लिए। तो वो थोड़ा मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है तो कैसा? यू वेरी गुड क्वेश्चन अजय, ये बहुत अच्छा सवाल है। सब लोगों के दिमाग में ये सवाल जोर शोर से बजिंग करता है कि सबकी डिमांड अलग अलग है, हम क्या करें। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, नॉट ओनली पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, एनी पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट वन वे प्रोसेस। जब आपने बोला कि फंडिंग एजेंसी, तो फंडिंग एजेंसी सीइंग थिंग वन वे पॉइंट ऑफ व्यू,
और हम भी वो मान के चलते हैं कि उन्होंने ये बोला है तो हम उतना करते हैं। आप समझ रहे हो? तो ये जो वन वे प्रोसेस वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम अपना दिमाग को बंद कर देते हैं और उसको जो चाहिए हम उसको दे देते हैं। हम कभी उसको चैलेंज नहीं किए। हम उसको ये चैलेंज नहीं बोलूंगा मैं, उसको शायद कन्विंस करने की जरूरत, उसको भी ये रियलाइज करने की जरूरत है कि दिस इज नॉट एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिटी की और इस एरिया की जरूरत नहीं है। उस जरूरत को हमने उसके सामने सही तरीके से रखा। अगर मान लीजिए कि हमने रख भी दिया और बोल रहा है कि नहीं मैं आपको उतना ही दे सकता हूँ, ओके, तो हमारा पूरा जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है, उसमें से कितना परसेंट वो कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना उससे हम लेंगे और उतने तक हम उसके साथ संबंध रखेंगे। हम उसको संपूर्ण तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। हो सकता है दूसरा आंसर के लिए दूसरा फंडर को ढूंढना पड़े हमें, हमारे उसके लिए। तो एक तो ये है कि देखो इसमें सबका लिमिटेशन है। मैं डे वन से बोलता आ रहा हूँ कि सबका लिमिटेशन है, सबका स्ट्रेंथ है। तो अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रक्रिया में एंगेज करेंगे तो दे विल ऑल्सो सी। लेकिन उनको ये समझना जरूरी होगा कि ये चीजें जो हुई है सिर्फ उनके अकेले से नहीं हुई है। क्योंकि अगर मान लो कि आपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्स डेवलपमेंट के लिए किसी ने पैसे दिए, तो शायद आपने कुआं तो बना लिया, हाँ, अब वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास इसका रिचार्ज के पैसे नहीं है। बट इफ यू आर ए गुड और कम्युनिटी सेंट्रिक प्लानिंग आपका है कि भाई इस कुएं को मुझे आने वाली 10 पीढ़ियां इस कुएं में से पानी पिए ऐसा बनाना है, तो आपने एक प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में कुआं तो बना लिया, लेकिन उसी के साथ साथ में जब तक लोगों को विश्वास आ गया कि हाँ हमारे कुएं से पानी मिल रहा है, लेकिन उस कम्युनिटी को भी जोड़ना पड़ेगा। उस कुएं में पानी लगातार मिलता रहे उसकी व्यवस्था भी उसके साथ करता रहना पड़ेगा। हमारी हम कहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं कि हमने कुआं बना लिया, चेकलिस्ट बना दिया, फंडर को रिपोर्ट दे दिया, हमने मान लिया कि भाई पेयजल की समस्या इस गांव में दूर हो गई। एंड दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल एंड थ्रेटनिंग स्टेटमेंट और रिपोर्ट। क्योंकि 5 साल के बाद गांव की सिचुएशन बदलने वाली है और उसमें आपका बनाया हुआ कुआं हो सकता है उसमें शायद शॉर्टफॉल आए, या किसी दूसरे ने पास में कुआं बना लिया तो एक्सट्रैक्ट कर लिया तो एक्सप्लोटेशन का शिकार होकर इसमें पानी खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें जब तक एक पूरा नेक्स्ट जनरेशन तक या एक कंप्लीट सस्टेनेबिलिटी लेवल तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आपको उसके ऊपर काम करता रहना पड़ेगा। तो आपका एक इंटरवेंशन इज लीडिंग अनदर इंटरवेंशन, अनदर इंटरवेंशन लीडिंग अनदर इंटरवेंशन। जब तक वो सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक आपको उस प्रक्रिया में हैंड होल्ड करते चलना है, पार्टिसिपेशन बढ़ाते हुए चलना है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों को इसके साथ लिंक करते हुए चलना है। तो इस समस्या का समाधान तो यही है, क्योंकि यू कांट चेंज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडिंग एजेंसी, बट यू कैन कंट्रोल योर ओन ऑब्जेक्टिव, यू कैन डिजाइन योर ओन ऑब्जेक्टिव। तो अच्छा इसमें से इतना मिल रहा है तो उसका उसका स्ट्रेंथ इस्तेमाल करो, जिसको हम बोलते हैं ना कन्वर्जेंस बोलते हैं। मैं उसको थोड़ा आगे जाके बोलेंगे कि कन्वर्जेंट अटेम्प्ट करते हैं, कोलैबोरेटिव अटेम्प्ट करते हैं। तो सब लोगों का जब जब इस्तेमाल में लेना है उसको करते हैं। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम पीपल सेंट्रिक इंटीग्रेटेड प्लान करेंगे तब। तो प्लानिंग हमारी, भले ही हम एक कुआं बना रहे हो, बट उस कुएं से पूरे गांव को 10 पीढ़ी तक पानी, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर इज ए इंटरजनरेशनल रिक्वायरमेंट, आप 5 साल का रिक्वायरमेंट नहीं है। और आज तक हम यही गलती करते आ रहे थे कि भाई इधर पानी दे दो। तो दैट्स वाई जो आज जो नया शब्द प्रचलित हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट, वो उसके साथ ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ेगी हमको। तब जाके 5 साल के बाद जब एक सिचुएशन निर्माण हुई तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक दूसरा रास्ता होगा। वरना वापिस 5 साल के बाद हम वही डोनर के पास जाएंगे, दूसरा कुआं बना के देंगे। आई होप के कुछ इंसाइट मिला होगा, कंप्लीट नहीं मिला होगा बट कुछ इंसाइट हाँ डेफिनेटली और इससे मिला होगा। हाँ मतलब मेरा दूसरा भी ये थोड़ा मुझे लगता है कि जो बिहेवियर है मतलब गवर्नमेंट का एनजीओ की तरफ देखने का या ऑर्गेनाइजेशन का तरफ और एनजीओ का गवर्नमेंट की तरफ, तो इसलिए वो कोलेबरेशन
करना, और वो मतलब वो कैसा थोड़ा कर होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट किए या देखे हैं, तो उनका एक एंगल रहता है कि हाँ ये तो प्रॉब्लम लेके आएंगे हमें, मतलब वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते। और गवर्नमेंट की तरफ भी एनजीओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन का यही देखना रहता है कि हाँ इनको तो कुछ करना ही नहीं है या वो कुछ करते ही नहीं है, तो वो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा आप जो बोल रहे हैं कि एक फंडर का हो गया, पर ऐसे भी है कि सेम सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर करके कैसे आगे जाना चाहिए। तो वो सेम सब्जेक्ट पे काम, मतलब सरफेस पे वाटरशेड पे काम करने वाले भी सेम पेज पे नहीं आते। तो वो मतलब पता नहीं क्या क्या इश्यू है, या आपने जैसे बोला कि हर एक का इंडिविजुअली, हर एक को ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी भी आजकल लगता है कि थोड़ा पावर, मतलब मैं बोल रहा हूँ यही सही है और ऐसा ही होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन के हमारी पावर रहनी चाहिए। तो वो थोड़ा कैसा कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि मतलब जब फील्ड पे जाते हैं तो वही दिखता है, जैसे आपको मैंने बोला कि एक ही गांव में एक ही सब्जेक्ट पे 10 ऑर्गेनाइजेशन काम करे, वो बात भी नहीं करते एक ही सब्जेक्ट पे, मतलब ग्राउंड वाटर तक भी नहीं जाए, सिर्फ सरफेस वाटर पे ही, मतलब वाटर शेड का ही काम करते हैं। या स्प्रिंग शेड का अभी हम बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ इतने स्प्रिंग्स हैं, पर लोग स्प्रिंग शेड पता ही नहीं, मतलब स्प्रिंग शेड क्या है, उधर भी जाके वाटर शेड का ही काम कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंग क्या है जो वाटर पे काम कर रहे हैं। तो वो सब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और टेक्निकली मतलब लोगों के तक तो हम जाएंगे, पर ऐसे लोग हैं जो वाटर पे काम कर रहे हैं, उन्हें स्प्रिंग भी पता नहीं है, और वो स्प्रिंग सेट के एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो सब मुझे थोड़ा पता नहीं है कैसा करेंगे और कैसा कर सकते हैं आगे आगे, कि हमने ट्राई भी किया पर लोग नहीं आना चाहते साथ, मतलब वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर करके जाएंगे। मतलब आप, मतलब मैंने ग्राउंड वाटर में, अभी आपका है, एक्वाडम का है, अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो दिख रहे हैं, पर बाकी के नहीं दिख रहे वैसे, वो थोड़ा। अजय, इसमें दो तीन बातें हैं। हाँ, एनजीओ इज इक्वल टू ईगो वाली बात भी आती है, नंबर एक। हम्म, नंबर दो, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि वाई वी आर वर्किंग, हम अपने लिए करते हैं या कम्युनिटी के लिए करते हैं। तो धीरे धीरे जब काम करने लगते हैं और थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है, तो सक्सेस को अल्टीमेट मान के चलते हैं, और ये तभी भूल जाते हैं कि ये प्रोसेस, क्योंकि आप रहोगे नहीं रहोगे, गांव तो रहने वाला है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने कुछ इवोल्व किया, हमने कुछ बनाया, उस पूरी प्रक्रिया पे मेरा आईपीआर या मेरा राइट्स रहना चाहिए, मेरा थप्पा उसके ऊपर हमेशा रहना चाहिए। तो ये जो सारे एटीट्यूड जो है, ये इस एन एटीट्यूडल इश्यू बेसिकली, ये एटीट्यूडल इश्यू है। और दूसरा कंपटीशन वाला इश्यू है कि मैं इससे आगे कैसे जाऊं। और थर्ड इसमें ऐड करता है वो है फैशन। आज मैं काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखा हूँ, 94 में जो बात करते थे वो आज भी बात करते हैं। 94 में उनका फर्स्ट स्लाइड होता था कि भाई पार्टिसिपेटरी वाटरशेड मैनेजमेंट, आज बात करें पार्टिसिपेटरी क्लाइमेट रेजिलियंस। पहली स्लाइड चेंज होती है, पीछे सब वही का वही रहता है। तो जब अपने आप को हम, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, जब अपने आप को हम लर्निंग या लर्नर की हैसियत से भूल के हम टीचर हैसियत में आ जाते हैं, और टीचर भी, टीचिंग इज अ बेस्ट टूल फॉर द लर्निंग, हम ये भूल जाते हैं। हाँ, तो वही चीज रहती है कि हम कम्युनिटी के साथ जब काम करते हैं, तो कम्युनिटी इज बेस्ट टीचर, कम्युनिटी इज बेस्ट पार्टनर फॉर अस। हाँ, तो हम कम्युनिटी को पार्टनर नहीं मानते हैं, कम्युनिटी को हम देने वाले आते हैं तो हम अपना एक अलग स्ट्रेचर लेके जाते हैं। वी आर नॉट बिलीविंग अवर सेल्फ वी आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो, हम कम्युनिटी का पार्ट अपने आप को मानते नहीं है। मैं हम मतलब बात कर रहा हूँ, मैं काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड। दूसरा ये है कि एक कॉम्प्रहेंसिव विजन, मतलब काफी सारी आप देखोगे तो एक समय था, जैसे गांधीयन इंस्टीट्यूशंस जब बने थे सबसे पहले, तो उस टाइम पे उनका बहुत बड़ा, बहुत ही क्लियर विजन था कि भाई
भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ है, और जब तक ग्रामीण क्षेत्र, मतलब उन्होंने संपूर्ण स्वराज की बात की थी, तो ग्रामीण क्षेत्र संपूर्ण तरीके से डेवलप नहीं होगा तब तक भारत डेवलप नहीं हो सकता है। तो एट दैट टाइम जो वैल्यू सिस्टम के साथ लोगों ने इस सेक्टर में गए, तो उस सेक्टर में काफी वैल्यू बेस्ड वर्क करना शुरू किया, बट अलोंग विथ, जैसे मैंने बोला ना, जनरेशन टू जनरेशन जो परिवर्तन आते गए, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करके उसके लिए क्या नया सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जैसे अभी डिस्कशन चल रहा है ना, जेन एक्स टू जेन सी। हाँ, तो अभी अभी जेन सी के पीरियड में आप पार्टिसिपेंट में 40, आप ये कोर्स चल रहा है ना, आप हर बार 20 लोगों को सामने बैठा के पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो इस प्रक्रिया में एक शुरुआत ये करने की जरूरत है, और बिना एक्सपेक्ट किए कि भाई मैं चेंज हो रहा हूँ तो सामने वाला चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है, आज नहीं होगा कल उसको होना पड़ेगा। जब माहौल बनेगा तब उसको होना पड़ेगा। एंड दैट्स एग्जैक्ट एग्जाम्पल। जब ग्राउंड वाटर की पहले हम बात करते थे, नो वन वॉज रेडी टू लिसन। 94 में ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करते तो ज्यादा लोग सुनते नहीं थे, वही अन्ना हजारे का एक मॉडल था कि रिच पे बनाओ नीचे सब आएगा। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, और वहां से लेके आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, डाउन स्ट्रीम में भी रिचार्ज की बात कर रही, ऊपर वाला एरिया में सैलिनिटी वो मानना शुरू किए हैं। मतलब दैट जर्नी टुक लॉन्ग, बट उन्होंने भी अपने आप को बदलना शुरू किया। तो इसे जो एक अनुभव होता है ना, सालों का जो आपको अनुभव हो जाता है, तो आपका बिहेवियर में वो चीज आता है, और धीरे धीरे आप उसको अल्टीमेट मानना शुरू कर देते हैं। और जब अल्टीमेट मानना शुरू करते हैं, वहीं से वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, आपका क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है, इनोवेशन खत्म हो जाता है, एंड यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम योर ओन ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। हाँ, हम अगर वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें, और उसके लिए मुझे अपने आप में परिवर्तन करना है, तो वो रेडीनेस मेरे में होना चाहिए। और उस परिवर्तन करने की प्रक्रिया इज टीचिंग प्रोसेस फॉर मी। मुझे अपने आप को इस लर्निंग स्टेज पे ले जाना पड़ेगा, और लर्न करके उसको कम्युनिटी के पास वापस जाना पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड जब सब में डेवलप होगा, तो जो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा कम होती जाएगी। बट डोंट गो इनटू दैट फ्रस्ट्रेशन, डू वट एवर यू आर थिंकिंग, आपको जो लगता है कि ना ये चीज है। और हाँ, दो चीजें बहुत जरूरी है। एक लिसनिंग, लिसनिंग द वॉइस, जो सुनता नहीं है, सुनाई नहीं देता है ना, उस आवाज को सुनो। और विजुअलाइज द थिंग जो विजिबल नहीं है। जैसे मान लो आज आपके सामने, जैसे एक एक सवाल आया था प्लांटेशन के बारे में, आई थिंक समबडी हैज आस्क्ड मी क्वेश्चन कि भाई हम इतना बड़ा वृक्ष लगाओ और पानी लाओ, ऐसे बात करते हैं, तो वृक्ष लगाने से पानी आ जाएगा, वो हमारा विजन है, बट उसके पीछे की आवाज हम नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे कि उसके पीछे क्या होगा। तो अगर हम वो दृष्टि अगर डेवलप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीजों से कोई आपत्ति नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो पीपल विल नोटिस, इन चीजों को नोटिस करेंगे। और डेफिनेटली, क्योंकि इसे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है। वो एक आदमी से शुरू होकर पूरी, जब तक मूवमेंट नहीं बनेगी तब तक इसमें नहीं होगा। बट यू आर द फाउंडर। हम इस प्रक्रिया में पायनियर है, जो इस प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हो, इस प्रश्न को समझ रहे हैं, प्रश्न के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। कुणाल ने काफी समय से हाथ खड़ा करके रखा है, तो लेट्स गो टू कुणाल। मुझे लगता है कि आज पूरा सेशन हम क्वेश्चन आंसर से ही रखे, डेटा वाला कल ही ले लेंगे, पूरा थियरी वाला है। चलो आज जस कुणाल नहीं बताइए। सर, मतलब अजय के क्वेश्चंस पे एक क्वेश्चन था योगेश भाई आपसे कि आपने एसीटी में पहली बार गवर्नमेंट के साथ कब टाई अप किया। प्रश्न पूछने का संदर्भ मैं ये बताता हूँ क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि फंडर ड्रिवन चीजें होती है, तो गवर्नमेंट के साथ काम करना है, स्केल करना है, तो जब हम गवर्नमेंट मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ जाती है, तो बहुत से वो अपने वैल्यूज को मोल्ड कर देती है और कर देती है। बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद का अपना एक इम्पैक्ट बना लेती है, अपनी प्रोसेस बना लेती है, और जब गवर्नमेंट उनके पास आती है, देन दे आर इन द पोजिशन टू लिसन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे ये समझना था कि एसीटी कौन से फेज में गवर्नमेंट के साथ जुड़ी और कैसा था, मतलब ये मेरे पर्सनल इसके लिए था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे वर्क हुआ ऐसा।
सवाल काफी मुझे भी सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल कर दिया आपने कुणाल, बट मैं आपको बताता हूँ। शायद ऐसे हुआ कि हम गवर्नमेंट के पास गए या गवर्नमेंट हमारे पास आई। वो वो मुर्गी आई पहले कि अंडा पहले आया, ऐसा वाला कोई सवाल है। बट हाँ, डेफिनेटली एक बात हुआ था। समटाइम इन 2002-3, हाँ उससे पहले हम लोगों ने एक प्रयास किया था कच्छ के अंदर। ड्राउट प्रूफिंग प्लान का बात हुआ था। तो उससे पहले हम लोगों ने कुछ गांव में, जैसे सजीना ने खारी लियारी का एग्जांपल आपके साथ शेयर किया था, तो वो हम वाटरशेड में करने जा रहे थे। बट उस टाइम पे कुछ वाटरशेड में कन्विंस नहीं कर पाए थे हम लोग, तो भाई हाइड्रोजियोलॉजी को आप लो और वो सब करो। तो एट दैट टाइम सम सपोर्टिंग फंड वो अवेलेबल था, तो हमें थोड़ा फ्रीडम मिला हमारे थॉट्स को जमीन पे उतारने के लिए। और उस पूरी प्रक्रिया में हमारा एक लर्निंग हुआ। और लर्निंग होता हुआ तो हमने लगा कि चलो एक दो जगह थे, लेट्स ट्राई इनटू डिफरेंट ज्योग्राफी एंड लेट्स ट्राई विद द वाटरशेड प्रोग्राम इटसेल्फ। हमने थोड़ा, क्योंकि उनको ये नहीं बोला कि ऐसे करेंगे, उनको दूसरी तरीके से बताया, उनको जो चाहिए था वही दिया हमने। बट काम हमने ये किया, और उसमें थोड़ा हम गए और उसमें थोड़े कुछ रिजल्ट दिखाए। उसमें जब रिजल्ट देखा तो सक्सेसफुल केस स्टडी जब भी होता है ना, कि फेल्योर हैज वन मदर, सक्सेस हैज मेनी फादर। तो वो वाला चक्कर हो गया था। तो जब सक्सेस आने लगा तो काफी फादर साथ में आने लगे, तो धीरे धीरे करके उनका एस्पिरेशन बढ़ता गया। फिर बोला कि भाई, फिर कैसे एस्पिरेशन बढ़ा मैं आपको बताऊं। कि 2004-5 में एक प्रक्रिया चालू हुई थी कि भाई ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या करना है। क्योंकि कच्छ इज वेरी अनड्यूलेटिंग टेरेन, नंबर वन। जियोलॉजिकली भी काफी चैलेंजिंग एरिया था। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा था। सरदार सरोवर का जो एलोकेशन था वो कुछ हिस्से में नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां पे पानी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन उसको तो वहां तो प्रॉब्लम सोल्व करनी है, पेयजल तो देना है। तो इस प्रक्रिया में जो पानी थी, ये पांचों प्रोग्राम की बात किया होगा सैसिना बहन ने फर्स्ट टाइम। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया था कि हमारे जैसा एक इंस्टीट्यूशन वास्मो को बनाया था यहाँ पे। और वास्मो वो स्ट्रगलिंग। वास्मो का काम क्या था कि एक जो मेन पाइपलाइन सिस्टम है उसको कनेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। बट सोर्स का कुछ ज्यादा आता पता ठिकाना नहीं था। तो सोर्स में ये रिलायबिलिटी थी कि नर्मदा का पानी आ जाएगा तो सब गांव में पानी पहुंच जाएगा। तो दैट वाज द सिचुएशन। और उस सिचुएशन में अबड़ा सा ब्लॉक जो छूट रहा था, और उसको पानी देना, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं होता, उसको अबड़ा सा को भी पानी देना है, भुज को भी देना है, अंजार को भी देना है, गांधीधाम को भी देना है, सारे लोगों को देना है। बट वो लिमिटेशन था। अब वो लिमिटेशन को एक्सेप्ट करने के बदले क्रिएटिवली कैसे करें ताकि अबड़ा सा भी ड्रिंकिंग वाटर के मायने में सक्षम बने, वो उसका आंसर नहीं था। तो आंसर ढूंढने के लिए वहां पे कोलाब्रेशन हुआ। कोलाब्रेशन में नॉलेज तो ऑलरेडी कच्छ में था, क्योंकि अनुभव खड़े हो चुके थे। एंड थोड़ा थोड़ा लोगों ने देखना शुरू किया था कि हाँ वाटरशेड में ऐसा हुआ था, तो कुछ तो परिणाम मिलेंगे हमको यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई। तो वो ट्राई करने की सहमति पे सब लोग आए। फंडिंग भी लेना था, लेकिन लिमिटेशन, अगेन द लिमिटेशन कम। जैसे मान लो कि डिसेंट्रलाइज प्लान करना है, तो प्लानिंग के पैसे किसी के पास नहीं थे। अगेन वी अप्रोच टू आरगीएम। और नॉट अप्रोच टू आरगीएम, आरगीएम उस टाइम पे कुछ ऐसे बंदों को ढूंढ रहा था, और उसने हमको एट्री के माध्यम से ही आरगीएम के साथ हमारा परिचय हुआ था। तो वी इनवाइटेड आरगीएम के, देखो हम ऐसा करना चाहते हैं। इफ यू आर इफ यू वांट, आरगीएम का मेन कौन है कि वो ड्रिंकिंग वाटर को सस्टेन करना। तो उसको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया आप इसमें से कीजिए। प्लानिंग करने के बाद उसमें से कुछ पायलट और रिसर्च का भी कॉम्पोनेंट आप इसके अंदर रखिए। और बाकी जो प्लान होने के बाद जो वास्मो इज कमिटेड कि हम इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस तरीके से पूरा एक कोलाबरेटिव प्रक्रिया वहां पे हुई। तो आई वुड नॉट से कि हम गवर्नमेंट के पास गए थे या गवर्नमेंट हमारे पास आई थी। तो जो काम हुआ था ना, जो एक काम हुआ था, तो काम ने अपने परिणाम दिखाए थे। तो काम ने सबको अट्रैक्ट किया इस तरीके की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए। तो जो रिजल्ट जो मिले थे, रिजल्ट हैज प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म टू कमिंग टुगेदर टू ऑल काइंड ऑफ द पार्टनर्स। तो आरगीएम गया, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन जो कच्छ की थी वो साथ में आई, वास्मो साथ में जुड़े। एंड जब ये सिनर्जी खड़ी हुई तो सक्सेस तो आना है। तो देन व्हेन द सक्सेस केम, सक्सेस आई, तो फिर
बट नेचुरल है, गवर्नमेंट का भी अट्रैक्शन उसके ऊपर गया। उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर मिशन में पूरे अप्रोच को डॉक्यूमेंट किया, पूरे अप्रोच को देश में ले जाने का प्रयास किया। आज कुछ हद तक जेजेएम भी उसकी बात कर रहा है, राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन भी अबलासा मॉड्यूल की तरह इसको बात कर रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, टू वे प्रोसेस। हम गए या वो आए ऐसा नहीं था, काम ने हम दोनों को साथ में एक जगह पे ले गए, एंड देन धीरे धीरे करके ये चीजें आगे बढ़ती गई। जैसे आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे विजुअलाइजेशन होता गया, ऐसे ऐसे डिफरेंट तरीके की डिमांड और डिफरेंट तरीके के कोलाब्रेशन होता गया। जैसे 2010 में प्लानिंग कमीशन का जो वर्किंग ग्रुप फॉर्म हुआ, तो वर्किंग ग्रुप में लगा कि हाँ, इस अप्रोच को हमें ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में ले सकते हैं। तो वहाँ प्लेसमेंट दिया गया, लेकिन वहाँ चैलेंज आई कि भाई ये तो कच्छ में हो सकता है, भारत में करके दिखाओ भैया। तो हिमांशु और मैं दोनों साथ में थे, सोचा कि चलो पूरे भारत में करके दिखाते, लेट्स टेक ए चैलेंज इसको। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस था कि ये हो सकता है, जब कच्छ में हो सकता है, महाराष्ट्र के उस गांव में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम लोगों का जो आधार था वो सॉल्यूशन नहीं था। हम लोगों का जो बहुत बड़ा आधार था वो प्रोसेस एंड अप्रोच था। हमारा जो पार्टिसिपेटरी वे में कम्युनिटी को साथ लेते हुए हम कैसे इन चीज को एस्टेब्लिश करेंगे, वो हमारा कॉन्फिडेंस था, वो हमारा लर्निंग था। तो हमें लगा कि ऐसे लर्निंग के लिए और 4 लोगों को जोड़ देते हैं जो कुछ इस तरीके का नजदीक का काम करते कम्युनिटी के साथ में। तो लेट्स शेयर अवर सेल्फ। तो हमने क्या किया कि हमारा जो ऑनरशिप, हमारा जो आईपीआर था, उसमें से अपना लेबल रिमूव कर दिया, एंड वी इमर्ज एज पीजीडब्ल्यूएम ग्रुप। एट दैट टाइम जो वो नो आपने देखा होगा विश्वनाथ विश्वदीप के प्रेजेंटेशन में, तो लेस मेंशन अबाउट द एसीटी एक्वाडम, पीजीडब्ल्यूएम ग्रुप का ज्यादा मेंशन था, एंड वी आर हैप्पी। तो एक समय पे हमने हमारा आइडेंटिटी को पीछे ले गए एंड द ऑब्जेक्टिव को आगे लेके आए। तो जब ऑब्जेक्टिव को आगे लेके आते हो, तो सारे लोग इसमें जुड़ते हैं ना, उनको एक भय निकल जाता है, उनमें से डर निकल जाता है कि मैं इधर जाऊंगा तो आई विल लॉस, मेरी आइडेंटिटी गुम हो जाएगी और मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो रिस्पेक्ट मिलना वहां पे शुरू हुआ। तो उस तरीके से हमारा पूरा एक तो मतलब अप्रोच नहीं करना, हम मतलब हैंड होल्ड बोल सकते हैं। हमने फंडिंग के लिए गवर्नमेंट से कभी अप्रोच नहीं किया है, बट गवर्नमेंट के साथ हमने इस जैसे अटल भुजल योजना में भी हम लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जुड़े थे। तो वी अंडरस्टूड दिस वाज अवर मॉरल ड्यूटी, और वो मॉरल ड्यूटी था इसीलिए, जैसे जबकि हमारा स्ट्रेंथ था, हो सकता है शायद स्टेट एजेंसी को कैपेसिटी बिल्डिंग करने का भी हमारा कैपेसिटी था, लेकिन हमारे पास कोई विंडो नहीं था। और पूरे पीजीडब्ल्यूएम ग्रुप में इस तरीके की कोई किसी को मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो वी टेक ए लीड और बोला कि चलो हम इस प्रक्रिया में जाएंगे ग्रासरूट लेवल तक, एंड वी विल डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी काफी सारे लिमिटेशंस थे। तो वी रिस्पेक्ट दोस लिमिटेशंस। हमने हमारे जो स्ट्रेंथ थी उसको लाए और उसको विजिबल बनवाया पूरी व्यवस्था में। और जब पूरी व्यवस्था में विजिबल हुआ, तो बहुत सारी चीजें तो वहां से भी उस अटल भुजल योजना के प्रोग्राम में गए। और प्रोग्राम में गए तो हम खुश थे कि चलो ये इतना तो गया, कम से कम मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग अवर सेल्फ कितना जा रहा है, कितना हम पिच कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री। हाँ, वो 200-250 गाँव में एक एक्यूपर पे कॉन्सेंट्रेट होके इतनी सारी एनर्जी से काम करना आसान है। 8,000 गाँव में 6 से 7 स्टेट में, हाँ, कुछ 30-45 डिस्ट्रिक्ट में, इतने सारे इतने माइंड के साथ काम करना, इसे ह्यूज चैलेंज। और उस माइंडसेट को चेंज करना, तो कुछ हद तक उस माइंडसेट को चेंज कर पाए, तो जितना भी चेंज कर पाए, लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। वो आगे जाके कहीं ना कहीं तो कल्टीवेट होगा। सो वो एग्जैक्टली डेडलाइन मतलब टाइमलाइन और इवेंट नहीं बता सकता हूँ कि हमारा गवर्नमेंट के साथ कब कोलाब्रेशन नहीं फॉर्मली हुआ था, पर बट मुझे वो वी आर ये गवर्नमेंट। हाँ नहीं, बट मुझे वो जिस समझ में आया कि मतलब एक 10 साल के काम के बाद और भी कोलैबोरेशन, जैसे आपने कहा कि आइडेंटिटी पीछे रखकर सॉल्यूशन नहीं तो प्रोसेस और अप्रोच, तो आई गॉट द आंसर। गुड। कोई और, किसी को और सवाल हो रहा है? क्योंकि आज मैं डेफिनेटली पीजीडब्ल्यूएम और डेटा का प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे का पूरा
सेशन चलेगा, और अपना तपड़े में करने का कोई मतलब नहीं है। बट मेरे 2 दिन मुझे दिए गए हैं, तो 2 दिन में उसको जस्टिस करेंगे। बट ये इट्स गुड वे, मतलब ये मुझे लगता है कि काफी इंटरेक्टिव वर्कशॉप जैसा हो रहा है, और मेरे ख्याल से को लर्निंग प्रक्रिया हो रही है अच्छे से। हाँ शैलेश, मतलब इफ यू वांट टू बहुत बार ऐड जो भी और, ऐसा था कि सॉरी हाँ कुणाल, बताइए बताइए। सर, हाँ मतलब बहुत बार पर्सनल डायलेमास भी होते हैं जब हम काम करते हैं कि पॉलिसी के बारे में सब लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिसी चेंज करना है, ये करना है, और फिर जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं तब थोड़ा सा ऐसा होता है कि कैसे पॉलि मतलब सब लोग पॉलिसी की बात कर रहे हैं और हम अभी गांव वालों के साथ ही काम कर रहे हैं, तो जैसे जो पर्सनल डायलेमास सब होते हैं काम करते वक्त, तो आपकी ये जो जर्नी है उसमें से थोड़ी सी वो भी समझ पाते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा धीरे है बट हो रहा है, तो ऐसी ये कॉन्वर्सेशन एक अलग ऊर्जा देती है काम करने के लिए। सो थैंक यू फॉर दिस। नहीं, धीरे से जाना बड़ी बुरी बात नहीं है, स्टेडीली जाना। स्टेडीली अगर नहीं गए तो बुरी बात है। आपको धीरे से जाओ, लेकिन स्टेडीली कंसिस्टेंटली यू हैव टू मेक प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट। अब ये 2 चीज आप करते हो तो उसका जो चीज मतलब होता है ना, जैसे जितनी जल्दी पत्थर ऊपर जाता है उतनी जल्दी पत्थर नीचे आएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा। वो प्रयास है इसमें। बिल्कुल। और योगेश भाई, आप बता रहे थे कि पीजीडब्ल्यूएम में जो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपने बताया, तो मुझे लगता है कि आगे का थोड़ा मतलब बाकी की चीजों में रह गया, तो वो थोड़ा डिटेल में 4 चीजें कौन से बता देंगे? यस यस। सी, जो 4 पिलर है उसमें एक पिलर डेटा साइंस, एक्यूपर मैपिंग, उसके साथ पूरा लिंक है, मतलब टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन एट द विलेज स्केल। और उसमें हम नेचर को समझने की बात करेंगे। नेचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वहां पर, नेचर मीन्स ग्राउंड वाटर भी आ सकता है, और पूरी सिचुएशन क्या है उसको समझने के लिए हमको एक साइंटिफिक बेस लेना है। तो दैट्स वन कंपोनेंट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि वही आपका एक प्लेटफॉर्म बनेगा, वही आपका एक आधार बनेगा सारी प्रक्रियाओं को जोड़ने के लिए। हाँ, दैट इज वन थिंग। सेकंड पार्ट है कि अब ये समझ तो लिया, आपने समझ लिया, लेकिन आपके समझने से क्या होगा, जिसको चाहिए उसको समझना पड़ेगा। तो दैट्स वेयर द अनदर कंपोनेंट कम्स इन द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो जब मैं कम्युनिटी एंगेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसान की कैपेसिटी बिल्डिंग और एंगेजमेंट की बात नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे ये बात भी करूंगा कि गांव का सरपंच का भी कैपेसिटी बिल्ड हो, उस क्षेत्र का जो एमएलए है उसका भी कैपेसिटी बिल्ड हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का भी कैपेसिटी बिल्ड हो, एमपी का भी कैपेसिटी बिल्ड हो, और कलेक्टर का भी कैपेसिटी बिल्ड। क्योंकि भले ही आप एक गांव में काम कर रहे हो, लेकिन उस गांव तो सक्षम हो गया। आज आज हम जैसे देखते हैं कि हमने कुछ किया गाँव, हमें लग रहा है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है वो पूरे अ, आने वाली 50 पीढ़ियों तक ये सोर्स को कुछ नहीं होने वाला है। बट साइमल्टेनियसली यू हैव द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे ही किसी ने एक बड़ा सा लालच दे दिया, शिवाली ने बहुत अच्छी बात की थी, लोगों का ग्रिड बढ़ता है। तो बाहर से अगर कोई एक लालच वाली चीज आ गई, ग्रिड वाली चीज आ गई, एंड द होल लीडरशिप विल मूव ऑन दैट डायरेक्शन, डेफिनेटली दिस आर द फॉलोअर पीपल। अब फॉलोअर पीपल को क्या होता है कि वो फॉलोइंग फॉलो अप करना है, तो ब्लाइंडली दे विल फॉलो द प्रोमिसेस। प्रोमिसेस फुलफिल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। तो उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप एक्सटर्नलिटी को लेके आओ, बट इफ यू आर वाइज इनफ देन यूज दैट एक्सटर्नलिटी टू स्ट्रेंथन द लोकल रिसोर्सेस। ऐसा नहीं हो जाए कि वो डिपेंडेंसी आपके ऊपर क्रिएट करे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में अक्रॉस द स्टेक होल्डर, अक्रॉस द स्टेक होल्डर आपको एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करना है कि किस किस को कहाँ पे किस तरीके से कैपेसिटी बिल्ड करना है। हो सकता है किसी को स्किल बढ़ाना पड़े, किसी को डिसीजन लेने के लिए सक्षम करना पड़े, किसी को सेंसिटाइज करना पड़े ताकि कुछ चीजें नहीं करे। आप समझ रहे हो, जो कर सकते हैं वो नहीं करे ना, तो भी बहुत सारी चीजें प्रोटेक्ट रहती है। अब आजकल एक टीवी पे ऐड आती है, मेरे ख्याल से 5 स्टार चॉकलेट है, ऐसा कुछ तो भी आ रहा है, वो खा रहा है बंदा, और एक बूढ़ी औरत बोल रही कि मेरे बेटा मेरे को ये कर देना, तो वो आलस में खा रहा था, और वो खा रहा था, मतलब
बूढ़ी औरत खड़ी होती उसके ऊपर गिरता, तो अच्छा हुआ तूने नहीं मेरे को खड़ा किया। तो समथिंग लाइक दिस, तो वो भी एक पार्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग का, कि कुछ चीजें नहीं करने के लिए भी लोगों को आप लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करो। तो सेकंड पिलर इज कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कम्युनिटी और स्टेक होल्डर का मैपिंग, और मैपिंग के साथ आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपको किन लोगों को कैसे कैपेसिटी बिल्ड करना है। उसमें ध्यान में ये रखना है कि जो पुअर शुड नॉट बी लेफ्ट आउट फ्रॉम योर प्रोग्राम। उसको कैसे आप स्ट्रेटेजिकली इसमें लाओगे, तो वो कम्युनिटी एंगेजमेंट वाला सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर जो है अपना डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट। तो आपके इंटरवेंशन जो है, वो इंटरवेंशन जो प्रक्रिया आपकी जो है, उस इंटरवेंशन का आधार क्या है। आपको कौन सा इंटरवेंशन करना है, कितना करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, और उस इंटरवेंशन को सस्टेन करवाना है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो इंटरवेंशन कर लिया तो इंटरवेंशन के आधार पे आप विड्रॉ हो गए तो चलता रहे, वो नहीं है। तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को पूरा एक प्लानिंग में ले आना है। और जब अपने डेटा अच्छी तरीके से लिया है, कम्युनिटी का कैपेसिटी बिल्ड अच्छे से किया है, तो देन योर प्लानिंग, डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट प्लानिंग विल बी डेफिनेटली थरो, क्योंकि उनको पता है मुझे उतना चाहिए, तो पहले मैं ये तो कर लूँ, बाद में देखेंगे सारी चीजों को। हाँ। एंड फोर्थ मोस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन, कि भाई ये सारी चीजों को आपको इंस्टीट्यूशलाइज करना पड़ेगा। जैसे इंस्टीट्यूशन माने मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना हो या कंपनी बना हो, बट इंस्टीट्यूशन का जो अप्रोच होता है, इंस्टीट्यूशन का अप्रोच क्या है कि इंस्टीट्यूशन हैज विजन, इंस्टीट्यूशन हैज ऑब्जेक्टिव, इंस्टीट्यूशन हैज गोल, इंस्टीट्यूशन हैज प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट। और ये सारी प्रक्रिया करने के लिए पहले वाले तीनों चीज जो है वो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना दो। उसमें कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, नया इवोल्व करने की जरूरत पड़े तो वो भी हो सकता है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो यू हैव टू इवोल्व इंस्टीट्यूशनल कल्चर, not evolve, I will say that you have to establish an institutional culture to manage this resource, तभी जाके वो रिसोर्स सस्टेन होगा। तो ये पूरी जर्नी जो है आपकी, डेटा एक्विफर मैपिंग की प्रक्रिया को लेके इंस्टीट्यूशन तक लेके गए, एंड देन अगेन योर राउंड शुड बी कि वो इंस्टीट्यूशन फिर से एक्विफर मैपिंग करें। हो सकता है कि एक्विफर की लेंथ विड्थ नापने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्विफर की हेल्थ तो नाप ले कि आज हमारे पास इतना पानी, इस पानी से हमें आगे जाना है। तो then again they will recycle this cycle. तो these are the four major pillar, डेटा एंड साइंस, उससे आधार पे एक असेसमेंट, उसको यूज करना है कैपेसिटी बिल्डिंग में, उसको यूज करना है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, एंड देन उसको आपको इंस्टीट्यूशलाइज करना है, जिसमें सारे प्रोटोकॉल आएंगे, कुछ प्रोटोकॉल रिटर्न होंगे, कुछ प्रोटोकॉल एक्सेप्टेबल होंगे, मतलब दिमाग में घर कर जाएंगे, तो हम उसको कभी उस प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे नहीं। तो उस तरीके का कल्चर, कल्चर हमें वहां पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा थ्रू आवर प्रोसेसेस। तो दिस आर द मेजर फोर पिलर जिसके ऊपर हम बात करेंगे बारी बारी। एनीवन एल्स, किसी को और कोई सवाल? मेरा एक सवाल है, ये जो चार पिलर मैंने आपको बताया, उसको जोड़ने वाला एस्पेक्ट क्या है? इस चार पिलर में जो कोर क्या चीज है जो अक्रॉस द पिलर जाने वाली है, तो बता सकता है? आप भी बोल सकते हो, भारती बहन अभी आप भी बोल सकते हो। आपके कुछ प्रश्न थे शायद, आप कुछ बताना चाहते थे, तो एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। शैलेश, यू आल्सो। मुझे जितनी समझ आ रही है कि जो बेनिफिशरीज है वो और उसका बेनिफिट, वो मुझे लगता है कि ये अक्रॉस चार थीम कॉमन है। और नॉलेज भी चारों थीम के अक्रॉस है। हर तरीके का नॉलेज, एक नॉलेज एक जगह से खड़ा होकर जब दूसरी जगह पे जाएगा
तो है सम इम्प्रूव्ड वर्जन। उसके बाद जब इधर जाएगा तो और इम्प्रूव्ड वर्जन होगा, फिर स्टूडेंट जाएगा और इम्प्रूव्ड वर्जन होगा, फिर वो रिफाइन होगा। तो वो एक मतलब इट्स नॉट ए एंड ऑफ प्रक्रिया, सर्कुलर प्रक्रिया। हाँ, और सर्कुलर प्रक्रिया जैसे मान लो सब लोग सक्षम हो गए, हाँ पानी सबको बराबर मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बराबर हो रही है, तो क्या फिर से आप रिचार्ज करते रहोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जाएंगे? बट सस्टेनिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, उसकी प्रक्रिया को सस्टेन करते हो, और किस तरीके का इकोनॉमिक मॉडल है, और वो इकोनॉमी कैसे हमारे गांव के अंदर घूमती रहे, ताकि हमारा जो पूरा साइकिल है वो ऐसे ऐसे स्कोइलिंग होते हुए अपवर्ड ग्रो करे, फाउंडर की तरह। तो सेकंड एक जो शैलेश ने बोला, डेफिनेटली जो स्टेक होल्डर्स जो अक्रॉस द प्रोसेस है वो लगातार एक सबको जोड़ता है। नॉलेज इज योगेश ऑल्सो सबको योगेश जोड़ रहा है। योगेश, यहाँ मैं थोड़ा, क्योंकि आपने जो बातें रखी है उसमें से ही मैं थोड़ा डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा। आपने भी, अगर आप रिकॉर्डिंग आपका प्रीवियस देखेंगे तो आपने एक बार ये दो चीज को सेपरेट करने की कोशिश की है, एक बेनिफिशियरीज एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। जैसे वो करेक्ट। बहुत वेग वे में मैं कहता हूं कि कई बार मीडिया को एंगेज करना, उस सेंस में मीडिया इज अ स्टेक होल्डर, क्योंकि आपकी बात को वो ले जा सकता है, उसकी बात से लोग प्रभावित होते हैं। बट आप किसी गांव में अगर कोई रिचार्ज का काम करना है तो मीडिया में नॉट बी द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज। तो आप जो बता रहे हैं उसमें से मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि बेनिफिशियरीज और स्टेक होल्डर्स, इसको एक ना देखें, इसको दोनों को अलग देखें। क्योंकि स्टेक हाँ होल्डर, एक्चुअली गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है लेकिन कोई बेनिफिशियरीज नहीं है उसमें, उसको कोई बेनिफिट नहीं होना है इस सेंस में ग्राउंड वाटर से। तो इस चीज को थोड़ा सेपरेट कर लें कि बेनिफिशियरीज आर सेपरेट देन द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर बहुत वाइडर हो सकते हैं। करेक्ट, स्टेक होल्डर वाइडर हो सकते हैं। और आई वुड प्रीफर इंस्टेड ऑफ बेनिफिशियरीज वी कैन से द ग्राउंड वाटर यूजर्स। But I have a little different opinion on that. Sometimes the stakeholders can be also the beneficiaries. हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार वो बार नहीं हो सकता, एक ही but हो। sometimes योगेश, आपने बीच में मुझे पूछा था, मैं चार चीजें रखना चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये चार चीज पे आपको कुछ करना है, लेकिन आप इस चार चीज को मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी काम करने के लिए चार चीजें बहुत एसेंशियल है। जैसे योगेश ने पीजीडब्ल्यूएम के चार सिद्धांत बताए या चार पिलर्स बताए, मैं दूसरा कह रहा हूं चार चीज, जिसमें से एक ही चीज इस पर्टिकुलर विषय की प्रोप्राइटरी है, बाकी तीन इसकी प्रोप्राइटरी नहीं है। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले नॉलेज चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको ग्राउंड वाटर रिलेटेड कुछ नॉलेज वगैरह कुछ देने की कोशिश कर रहा है। नॉलेज से कुछ नहीं होता है, नॉलेज को काम में लगाना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोसेस सेट करनी पड़ती है। तो उसके बाद सेकंड काम आता है प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेसेस सेट करना। अब ये प्रोसेस जब सेट की जाती है तब आपकी खुद की पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बहुत काम में लगती है। जैसे अजय आप प्रोजेक्ट करेंगे या धर्मशील भाई प्रोजेक्ट करेंगे, कंप्लीटली डिफरेंट होगा, क्योंकि यू बोथ हैव अ सेपरेट काइंड ऑफ अ सॉफ्ट स्किल्स। और इसके बाद आता है अनुभव, क्योंकि एक ऑलमोस्ट विद सिमिलर सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल, बोलने में कोई बहुत अच्छा है, कम्युनिटी से बहुत अच्छे से बात कर सकता है, लेकिन एक अभी 5 साल का ही अनुभव रखता है, एक जो है 30 साल का अनुभव रखता है, तो मे बी 30 साल वाले की पूरी प्रक्रिया जो है वो अलग किस्म की होगी, इवन विद द सेम सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट, ये जो ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, एक तो आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट का नॉलेज दे रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट कैसे रन करना है उसकी कुछ बातें हो रही है, और कुछ हम कर रहे हैं कि आपको अनुभव, क्योंकि आप हम वी आर नॉट वेटिंग कि आप 30 साल के हो उसके बाद अच्छा प्रोजेक्ट चलाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, अनुभवी लोगों से उसका निचोड़ निकाल निकाल के आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको वो अनुभव पहले मिल जाए और आप बेहतर एनरिच करो। लेकिन अल्टीमेटली सॉफ्ट स्किल एक ऐसी चीज है जिसको अभी हम इस तरह से तो डेवलप नहीं कर सकते हैं, और आप भी समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप चीजों को करने की ट्राई करें, मुझे लगता है इस चार पहलू से आप देखने की कोशिश करेंगे, और उसमें आप अपने सेक्टोरल डेवलपमेंट या उस पर्टिकुलर वर्टिकल्स में कुछ काम करेंगे,
तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। योगेश। या भारती वांट टू से समथिंग। भारती मन बोलो। आपकी दर की बात इसमें शैलेश भाई ने भी कुछ ऐड किया है, उसमें मुझे एक कन्वर्जेंस में भी लग रहा था कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये है कि कोई एक अकेला आदमी जो है वो नहीं कर सकता है, मतलब एक हाथ से इसमें ताली नहीं बजती। तो जो कन्वर्जेंस की जो बात हुई थी, जिससे पिछली बार की जो प्रेजेंटेशन हमने देखी उसमें से भी हमारा जो लर्निंग हुआ है, आज जो डिस्कशन हो रहा है इस वजह से, तो मुझे ये लग रहा था कि इसमें कन्वर्जेंस भी बहुत मायने रखता है। तो उसमें 6S जो है उसको मैंने गुजराती वर्ड के हिसाब से 6A's बोला है। तो उसमें एक तो है कि सहभागिता जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक होगा सरकार, जो गवर्नमेंट की हम बात करें, दूसरा है समुदाय जो कम्युनिटी, संस्था जो हमारे जैसे NGO है वो है, एक है उद्योग गृह जिसको हम जिसका CSR जो है वो हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें भी आया था अटल भूजल में भी हमने बोला था कि CSR, उसने अंकित भाई ने बताया था कि उसका जितना चाहिए उतना यूज नहीं इसमें हो पाया, कवर नहीं हो पाया। तो एक मुझे ये लग रहा था कि CSR जो है वो उसको शैक्षणिक संस्था है जो कि ACT ने एक पहल की है कि इस तरह का कोर्स, क्योंकि एक योगेश भाई कितनी जगह पहुंच पाएंगे, तो अगर उसमें RDF वाली जब बात तो हमको सर ने बताया तो उसमें बताया था कि 5-6 संस्थाएं जुड़ी, उसके बाद उन्होंने और गवर्नमेंट के जुड़ने के बाद वो 8,000 विलेज तक पहुंच पाए। काम की क्वालिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम पहुंच बनी वहां तक, वो तब बनी जब ये सब लोग जुड़े। आज अगर शैक्षणिक संस्थाओं की हम बात करें तो आप सब लोग जो जुड़े हैं वो भी हम यहाँ पर कच्छ यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर ये कोर्स चला रहे हैं तो उसके हिसाब से जुड़े हैं। आप में से कुछ लोग पहले ACT के साथ कुछ ट्रेनिंग लिए हैं, छूटक छूटक जुड़े हुए थे, लेकिन कंटिन्यू हमारा जो 1 साल का ये जो जुड़ाव है वो एक शैक्षणिक संस्थान की वजह से हो पाया है। तो एक ये मुझे लग रहा था। तो मैं ACT को मतलब ACT ही नहीं लेकिन जितना भी कन्वर्जेंस हो पाया मैं उसमें एक कॉमन्स की तरह देख रही हूँ कि वो एक हमारा कॉमन्स है जिसमें हम सब लोग जुड़ के अपना अपना जो जो योगदान है वो दे के इस मुद्दे को जो है वो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। तो शब्द आपकी तरफ से कोई नहीं, अतुल बोलना चाहोगे? I would like to add something. Yes, yes. Just in a sentence. This is all about the vision. ये अगर इतना मतलब पहले से ये थॉरो प्रोसेस का विजन सेट नहीं होता तो शायद इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं हो पाता। एंड एसोसिएशन नेटवर्किंग और भारतीय में भी अभी जो बात किया था दैट वाज अबाउट द कन्वर्जेंस, उस सबको जोड़ा जाए तो एक था एंगेजमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ। एक एंगेजमेंट का जो अप्रोच था उसमें सारे लोग जैसे जुड़ते गए हैं। तो there are two powerful things are coming out from these presentations and these sessions. One is, I think, as per my suggestion and as per my view, एक तो है कि एंगेजमेंट वाला अप्रोच एंड दूसरा था विजन। राइट। एनीवन एल्स? कोई और इसमें जुड़ना चाहते हैं? अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो हम सेशन को क्लोज करने की गतिविधियां करें, लेकिन शैलेश ने कुछ डिसाइड किया है। यस शैलेश। यस ये मतलब अनाउंसमेंट इस तरह का है कि आज जो सेशन जो हुआ मॉर्निंग हाफ में जो हुआ उसमें बहुत सारे इश्यूज सरफेस होके आए हैं। तो मैंने योगेश के साथ भी इसको डिस्कस किया कि इसको आपको उस आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड मोर देन 14-15 पॉइंट्स। तो हमने ये तय किया है कि आपको वो असाइनमेंट के तौर पे दिया जाएगा और वो जो है आपको एक पॉइंट दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको एक अप्रोच पेपर या सम पेपर आपको बनाना है, और आप चाहें तो जिसकी भी मदद लेना चाहें आप वो मदद ले सकते हैं। आप आपके सहयोगी की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन उसको दूसरा मुद्दा दिया होगा। तो जैसे मैं मतलब कंफ्यूजन ना करते हुए, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आज एस्पेक्ट चली थी कि जब PGWM में हमें पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर पार्टिसिपेशन मतलब गांव वालों का पार्टिसिपेशन, दैट इज व्हाट जनरली वी अंडरस्टैंड।
लेकिन जब हमने बात की पीजीडब्ल्यू में पार्टिसिपेशन की, तो हम कहते हैं कि वाइडर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आपके जिला परिषद का कोई इरिगेशन कमेटी का चेयरमैन भी है, तो वो भी आपका पार्टिसिपेशन का मुद्दा बनना चाहिए। तो वो वाइडर सेंस की एक पूरी बात हुई। जैसे एक दूसरा बहुत मुद्दा चला था कि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं पीजीडब्ल्यू में। जो कोई भी चीज ग्राउंड वाटर को एनरिच करने में, रिज्यूमिनेट करने में मदद करती है, वो सब हम करने को तैयार है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिचार्ज ही इसका मुद्दा बनेगा। अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हो, पानी बचा, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, आपने ग्राउंड वाटर निकाल दिया है, एक बार यूज भी कर लिया है और आप उसको रिसाइकल कर रहे हो, तो वो भी इस पर्टिकुलर अप्रोच का हिस्सा बनता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो उस मुद्दे को हम मतलब कल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मंडे को एटलीस्ट ग्रुप में मैं नोट डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि किसको कौन से मुद्दे पे ये असाइनमेंट का काम दिया है। आपको आपको ये डिस्कशंस को भी आप रिव्यू कर सकते हैं, और चीजों को भी आप देख सकते हैं। आपके मित्रों को भी आप सलाह ले सकते हैं, इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हैं। और एक अच्छा सा क्रिस्पी नोट या पेपर आपको बना के देना है। इसको असाइनमेंट के तौर पे आपको लेना है, और वो असाइनमेंट होगा डेफिनेटली विल कैरी सम क्रेडिट वैल्यू, ताकि आपका क्रेडिट का सीधा बर्डन जो है वो उसमें से कम हो जाए। तो कल या परसों, कल भी नहीं कर पाएंगे लेकिन परसों ये करेंगे किनको कौन सा मुद्दा देना है, ठीक है। और मुद्दे, आप 13 लोग हैं अब इस कोर्स में, तो मुद्दे इससे ज्यादा हैं, तो उसमें से हम कुछ प्रायोरिटाइज कर देंगे। और आप मतलब इस पे कुछ लिखना है, असाइनमेंट करना है, यू कैन एफर्ट टू अस ऑल्सो। तो हम उसमें 1-to-1 भी डिस्कशन करके इसको और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि दिस असाइनमेंट, ना कंपाइलेशन ऑफ दिस असाइनमेंट विल बी ए वेरी गुड टेक्स्ट बुक ऑन द पीजीडब्ल्यूएम। वन ऑफ द, एक छोटा एक हिस्सा होगा, बट वो पीजीडब्ल्यूएम का पूरा अप्रोच के बारे में और पीजीडब्ल्यूएम की थरो अंडरस्टैंडिंग के बारे में अच्छा सा एक डॉक्यूमेंट हम सबके लिए बनेगा। तो इसलिए हम उसको असाइनमेंट की तरीके से दे रहे, ताकि हर एक लोग अपना अपना थोड़ा एंटरप्राइज इसमें डाले, अपना थोड़ा लर्निंग भी ले। हमसे भी ले सकते हैं, दूसरे किससे भी ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो उदय जैसे लोगों का भी लेना है, तो हम आपको, आप बोल देंगे तो हम उनको आपको नंबर शेयर कर देंगे। आप उनसे डायरेक्ट बात करेंगे तो भी वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो विद दिस नोट लेट्स कंक्लूड द सेशन। अच्छा रहा, मुझे लगा कि ये काफी कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म रहा आज सीखने सिखाने के लिए, एंड इंटरेक्शन भी काफी अच्छे से रहा, बढ़िया से रहा। जो आपका जो रिफ्लेक्शन रहा पिछले सेशन के ऊपर, क्वेश्चन आंसर हुए, उसमें काफी सारी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आई होगी। लेकिन हमें एक बहुत जान के खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छा टेक अवे पूरा पीजीडब्ल्यूएम के ऊपर लिया है, और जब असाइनमेंट करेंगे तो आई एम होपिंग कि वो टेक अवे का और भी काफी बड़ा टेक अवे हो जाएगा। तो सेशन को क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच।